ड्रंक आउट ऑफ कंट्रोल पैम्पर्ड चेबॉल डिजाइन जेंटल ट्रैप नॉवल समरी। कोई सिस्टम नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं। जोड़ अकेली महिला मुख्य किरदार जोड़ जीवन का एक अंश जोड़ बेहद प्यारा रोमांस जोड़ स्नेही पति जोड़ प्रेम त्रिकोण जोड़ थोड़ा सा यंडेरे। 9 साल साथ साथ बड़े होने के बाद बदले में मुझे बस यही मिला, मैं तुम्हें 10वें साल के लिए नहीं रोकूंगा। गु चेन पूरी रात नशे में धुत रहा और वह केवल अपने दिल को बंद करके अपने प्यार को कैद करना चाहता था, लेकिन जब वह जागा तो उसने खुद को एक होटल के बिस्तर पर पाया। गु चेन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी महिला शेन युआन सैकड़ों अरबों की संपत्ति वाली एक महिला उद्योगपति थी। उसने मुआवजे के तौर पर 2500 युआन की मांग की और फिर भाग गया। शेन युआन इतनी चिंतित थी कि वह तुरंत उसे हर महीने 5 मिलियन देना चाहती थी ताकि उसे दिखा सके कि असली शक्ति और पैसा क्या होता है। लेकिन गु चेन पर व्यापक शोध करने के बाद मैं उनके व्यक्तित्व को सबसे अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे सौम्य और प्यारे स्वभाव वाले लोग पसंद हैं। शीर्ष निगम मानव स्वभाव में हेरफेर करने में माहिर होते हैं और शेन युआन ने तुरंत दया भरी अभिव्यक्ति के साथ गु चेन की ओर देखा। आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी टिल। गु चेन सबसे नर्म दिल का था और उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गु चेन, हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। शेन युआन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है पतिदेव टिल। गु चेन अपनी थीसिस के बचाव के लिए स्कूल लौटा, लेकिन वहां उसकी मुलाकात अपने छात्रावास में नीचे स्थित अपनी बचपन की प्रेमिका, एक नीच शख्सियत और उसके नए अमीर दूसरी पीढ़ी के प्रेमी से हो गई। दूसरी तरफ से उन्हें बार बार उकसाया गया और देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। शेन युआन अपनी फरारी में सबसे आगे आगे चल रही थी और भीड़ में प्रवेश कर गई। हनी टिल्ड। गु चेन को उसकी आवाज मधुर लगती थी, लेकिन दूसरों को देखते समय उसकी निगाहें तीखी हो जाती थीं। जो भी मेरे पति को धमकाने की कोशिश करे मुझसे संपर्क करे। शेन युआन के अभिनय कौशल इतने अच्छे हैं कि हर कोई उन्हें एक सौम्य और मासूम लड़की समझता है। इससे ग्रीन टी और ग्रीन प्लम को भी आगे बढ़कर बातचीत शुरू करने की हिम्मत मिली। बहन टिल, तुम बस भाई गु चेन के साथ खेलना चाहती हो, है ना? शेन युआन की सौम्य मुस्कान गायब हो गई और उसने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। क्या मैंने आपको जरूरत से ज्यादा श्रेय दे दिया? ड्रंक आउट ऑफ कंट्रोल पैम्पर्ड चेबॉल डिजाइन जेंटल ट्रैप चैप्टर 1। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #1 अध्याय 1। बार में शराब के नशे में चूर होकर उसे बार के पीछे वाली गली में एक अजनबी महिला ने पकड़ लिया। जोड़ अध्याय 1। बार में शराब के नशे में चूर होकर मुझे बार के पीछे वाली गली में एक अजनबी महिला ने पकड़ लिया। कृपया इसे अपनी किताबों की सूची में जोड़ें और टिप्पणी करें टिल। मस्तिष्क में संग्रहित, आप इसे पढ़ने के बाद स्वचालित रूप से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। एप्सिलॉन। खूबसूरत पुरुषों और महिलाओं के लिए तस्वीरें लेने का एक लोकप्रिय स्थान। LSP चेक इन पॉइंट। शुरुआती दौर में नायिका नायक के करीब आने के लिए एक कोमल और समझदार छोटी खरगोश होने का नाटक करेगी और मुख्य रूप से उनके प्यारे दैनिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करेगी। बाद में जब नायिका का असली रूप सामने आएगा तो एक दमदार और जुनूनी दृश्य होगा जिसमें वह अपने पति को कैद कर लेगी। नायिका धूर्त और जुनूनी है, लेकिन वह केवल बाहरी लोगों के प्रति निर्दयी है, नायक के प्रति कभी नहीं। जबरन पति को बांधने की कहानी जिसमें एक बिंदास नायिका है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें लिंग परिवर्तन नहीं होता और बाद के चरणों में किरदारों को मजबूती से गढ़ा गया है। जिन पाठकों को कटे हुए अंगों और अत्यधिक रक्तपात का आनंद आता है उन्हें ये पसंद नहीं आएगा टिल। आपके उपहार और स्नेह को स्वीकार करने का यह अर्थ नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को स्वीकार करता हूं। अगर तुम सच में मुझे पसंद करते हो तो मैं तुम्हें 10 साल तक रोके नहीं रखूंगी। जैसे ही शाम ढलती है, बार जीवंत और चहल पहल भरे माहौल से भर जाते हैं। सोफे पर पीछे की ओर झुके हुए गु चेन का सुंदर चेहरा छत से आती तेज रोशनी से जगमगा रहा था, जिससे छनकर आती रोशनी उनके चेहरे पर परछाई बना रही थी। तेज कर्कश संगीत और मेरे आसपास के लोगों की शोरगुल भरी बातचीत को सुनते हुए गु चेन का दिमाग बिल्कुल खाली था। उसे केवल वही शब्द बार बार याद आ रहे थे जो लुओ चुसुक ने दिन के दौरान उससे कहे थे। मेरे दिल में एक असहनीय धीमी सी पीड़ा दौड़ गई। 9 साल का साथ और बदले में मुझे सिर्फ एक वाक्य मिला, तो मैं तुम्हें 10वें साल तक नहीं रोकूंगा। हालांकि गु चेन ने इसे जल्दी ही पचा लिया।
वह मुस्कुराया, उठ बैठा, अपने सामने से विदेशी शराब का एक गिलास उठाया, उसे गटक गया और फिर अपने बगल में बैठे दो दोस्तों से कहा, मुझे रिश्तों का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, मैंने कभी उससे अपने दिल की बात भी नहीं कही है। वह सही कह रही है। हम जूनियर हाई और हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। जैसा उसने कहा, मैं उससे अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। गु चेंग एक बात कहता और फिर दूसरी बात पीता, एक के बाद एक कप। उसके बगल में बैठे दोनों दोस्त रुक गए, उनके हाथों में शराब के गिलास थे, और उन्होंने उलझन और हैरानी भरी नजरों से गु चेंग को देखा। मुझे नहीं पता कि वह सचमुच ऐसा सोचता है या वह सिर्फ खुद को धोखा दे रहा है। लेकिन अगर गु चेंग सचमुच ऐसा सोचता है, उन दो छोटे छोटे चाकुओं द्वारा उनकी पीठ पर खींचे जाने से उनकी आंखें सचमुच खुल गईं। आज जब उन्होंने ये बातें कहीं तो लुओ चुसु और गु चेंग वहां मौजूद थे। अन्यथा वह गु चेंग को शराब पीने के लिए बार में नहीं ले जाता। वे दोनों यंजिन विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हालांकि हमारी मुलाकात कॉलेज में ही हुई थी, लेकिन मुझे उनके पिछले अनुभवों के बारे में कुछ नहीं पता। अपने पहले साल से लेकर अंतिम साल तक ये बात सभी के लिए स्पष्ट थी कि गु चेंग और लुओ चुसु कितने अविभाज्य थे। सुप्रभात और शुभ रात्रि, नाश्ता और भोजन। मैं उसे उसके छात्रावास तक वापस ले गया, उसके लिए कुछ सामान खरीदा और उसके साथ कक्षा तक गया। शुरू में तो लुओ चुसु गु चेंग के प्रति और भी अधिक स्नेह रखती थी और हमेशा उससे कोमल और मधुर स्वर में बात करती थी। ये बदलाव तब आया जब लुओ चुसु ने कॉलेज के अपने अंतिम वर्ष में एक वेब सीरीज में तीसरी महिला मुख्य भूमिका निभाई। उन्हें ऑनलाइन थोड़ी प्रसिद्धि मिलने लगी और कई टैलेंट एजेंसियों ने उन्हें साइन करने की इच्छा जताई। अपने सीनियर ईयर की इंटर्नशिप के दौरान किसी को भी उसमें कुछ भी गलत नहीं दिखा, और गु चेंग के साथ उसका धीरे धीरे कम होता संपर्क एक स्वाभाविक परिणाम था। आज 20 मई है और स्कूल में पढ़ाई खत्म हो गई है। गु चेंग ने लुओ चुसु को मैसेज भेजा, वह उसे छुट्टियों में बाहर घूमने के लिए पूछना चाहता था, लेकिन उसे लंबे समय तक कोई जवाब नहीं मिला। यह एक बड़ा संयोग था। इसी बीच स्कूल के गेट पर उन्होंने लुओ चुसु को BMW की यात्री सीट की ओर जाते हुए देखा, जबकि ड्राइवर की सीट पर डिजाइनर ब्रांड के कपड़े पहने एक युवक बैठा था। गु चेंग उनसे टकरा गया और लुओ चुसु को पुकारने से खुद को रोक नहीं पाया। ये बात सभी को स्पष्ट है कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो तट पर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी प्रेमिका पर अपनी पहली तलवार से प्रहार करता है। लुओ चुसु ने शोहरत और दौलत की दुनिया की चकाचौंध और ग्लैमर देख लिया है और वह गु चेंग से छुटकारा पाना चाहती है। भले ही हर कोई उन्हें कपल समझता हो, लेकिन लुओ चुसु ने बड़ी आसानी से उसकी बात को ये कहकर टाल दिया, मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई माना है। क्या आप दोनों कभी साथ थे? नहीं, हम साथ नहीं थे। गु चेंग को तो उसे प्रेमी के रूप में निंदा करने का भी अधिकार नहीं था। गु चेंग को आत्मचिंतन करते देख उन दोनों का मन किया कि वे एक बोतल उठाएं और उसे उसके सिर पर फोड़ दे ताकि वह जाग जाए। बाईं ओर बैठी लिन बेई ने उसे घूर कर देखा, मानो उसे डांटकर जगाना चाहती हो। धिक्कार है गु चेंग, क्या तुमने सचमुच उसकी बकवास पर विश्वास कर लिया, या तुम सिर्फ खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हो? दाहिनी ओर बैठे लु यू ने जोर से सिर हिलाया। वह जाहिर तौर पर आपको बैकअप विकल्प के रूप में रख रहा है। दोनों की एक साथ हो रही बातचीत को सुनकर गु चेंग थोड़ा नशे में था और उसे संख्याएं समझ में नहीं आ रही थी। उसके फोन में आई कंपन ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने स्क्रीन पर तिरछी नजर डाली। ये लुओ चुसु का एक पिन किया हुआ संदेश है। गु चेंग, हम अभी भी दोस्त रह सकते हैं, है ना? मैं तुमसे संपर्क टूटने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें भाई जैसा मानता हूं। मेरा इरादा उस समय आपके साथ इतना कठोर व्यवहार करने का नहीं था। मैं इस समय अपने करियर के शिखर पर हूं, और किसी पुरुष के साथ अंतरंग अवस्था में मेरी तस्वीर खींची जाना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आप भी तो मेरी सफलता चाहते हैं, है ना? आज मुझे लेने आया व्यक्ति हमारी प्रोडक्शन टीम का एक अभिनेता था। वह मुझे सेट तक छोड़ने के लिए बस रास्ते से गुजर रहा था, इसलिए कृपया गलतफहमी न पालें। कम रोशनी वाले बार में स्क्रीन की चमक बहुत तेज थी। इसे पढ़ने के बाद लिन बेई और लू यू की आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। अरे वाह, ये तो कमाल है। क्या ये शुद्ध हरी चाय नहीं है? लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। अपने करियर के चरम पर रहते हुए पुरुषों के साथ संबंध रखना उसके लिए अच्छा नहीं है, तो वह किसी पुरुष की कार में क्यों नहीं बैठ सकती? वे गुस्से में बातें कर रहे थे और असहाय होकर देख रहे थे कि गु चेंग दूसरे व्यक्ति को जवाब दे रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। धिक्कार है भाई, तुमने जो किया। गु चेंग की कार्रवाई ने लिन बेई और लू यू दोनों की रक्षापंक्ति को तोड़ दिया। ये किस हद तक चापलूसी भरा व्यवहार है?
दोनों तरफ खड़े दो आदमियों ने गू चेन को जोर से धक्का दिया, उसका दिमाग ढूंढने की कोशिश में, जो कुछ ही मिनटों में कहीं गायब हो गया प्रतीत हो रहा था। गू चेन ने भौहें चढ़ाई और खड़ा हो गया। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अभी इसके बारे में बात न करें। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? गू चेन को मुड़कर जाते देख लिन बेई ने पूछा। गू चेन ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं ताजी हवा लेने बाहर जा रहा हूँ। लिu यू ने झुंझलाहट में अपनी जांघ पर हाथ मारा। लिुओ चुसू बहुत कुशल है। वह इतनी कोमल और कमजोर दिखती है, फिर भी वह इतनी कोमल और सौम्य आवाज में इतनी निर्मम बातें कह सकती है। गू चेन स्वभाव से नर्म दिल इंसान है। हाँ, अब गू चेन एक बार फिर उसके बहकावे में आ जाएगा। गू चेन का चेहरा बिल्कुल बेकार है। अगर मेरा चेहरा गू चेन जैसा होता तो मैं उससे हर दिन बदलता। अभी अभी कई लड़कियां गू चेन को बधाई देने आई थीं। वह इतना बेवकूफ था कि उसने उन सभी को वापस भेज दिया। पक्का यकीन मानिए, उसका दिमाग शायद किसी उपन्यास में संग्रहित है। लिन बेई ने आह भरी, अरे वो लड़कियों को हमारे साथ यहीं रोककर शराब पिला सकता था। ये एक बढ़िया 520 पार्टी है और मैं तुम्हारे साथ पूरी रात शराब पीने वाली हूँ, बेवकूफ। दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ शराब पीने की कोई इच्छा नहीं है। मैं सोच रही थी, गू चेंग अभी भी कुंवारा है। वह अपना पूरा जीवन लुओ चुसू के साथ नहीं बिताना चाहेगा, है ना? वह आज उस लड़के के साथ चली गई, शायद उसने खुद को भी उसे सौंप दिया हो। लिu यू ने आंखें सिकोड़ते हुए महसूस किया कि मामला सरल नहीं है। रुको, गू चेंग इतनी जल्दी में चला गया? क्या ऐसा हो सकता है कि लू चुसू गू चेंग से मिलने आई हो? अगर वह लोगों को ले आए तो क्या होगा? उसकी हिम्मत कैसे हुई आने की? लिu यू ने एक घूंट शराब पीकर उसे मेज पर पटक दिया। जैसे ही वो अपना चेहरा दिखाएगी, तुरंत चली जाएगी। जो दो लोग गू चेंग को उसकी भावनात्मक परेशानी से बाहर निकालने में मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा था। गू चेंग पहली बार देने ही वाला है। डॉट 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 डॉट। बार के बाहर धुंधली रोशनी वाली और शांत पिछली गली में एक पतली काया और सुंदर रूप वाली महिला ने गू चेंग को दीवार से सटाकर पकड़ रखा था और उसके हाथ गू चेंग की छाती पर दबे हुए थे। उसके नाजुक अंडाकार चेहरे पर उसके चेरी जैसे लाल होंठ हल्के से ऊपर की ओर उठे हुए थे और उसकी आंखों में नशे की वजह से थोड़ी सी उलझन और शर्मिंदगी झलक रही थी, जिससे वह और भी आकर्षक लग रही थी। शेन युआन ने हॉल्टरनेक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी, उसके शरीर पर लगे छोटे छोटे सीक्वेंस झिलमिला रहे थे और मंद रोशनी में एक स्पष्ट चमक बिखेर रहे थे। उसके सुंदर चेहरे की ओर देखते हुए वह उसके शरीर से इतनी कसकर चिपक गई, मानो वह उसकी बाहों में डूब जाना चाहती हो। #2 अध्याय 2 दृष्टिकोणों का दो तरफा उलटफेर, एक शीर्ष महिला उद्योगपति का ईश्वरीय रूप से परिवर्तित चेहरा। जोड़ अध्याय 2 दृष्टिकोणों का दो तरफा उलटफेर, एक शीर्ष महिला उद्योगपति का ईश्वरीय रूप से परिवर्तित चेहरा। छोटे भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? शेन युआन ने अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया, उसकी सांसें लगभग सुनाई नहीं दे रही थीं। उसने धीरे से अपने होंठ काटे, उसकी लिपस्टिक फैल गई थी, और जब उसने गू चेंग के होठों को देखा तो वे भी उसी की लिपस्टिक से रंगे हुए थे। गू चेंग की गहरी काली आंखों में संदेह झलक रहा था जब उसने हल्के से भौहें चढ़ाकर दूसरे व्यक्ति को देखा। शराब पीने वाले हर व्यक्ति को पता है कि तेज रोशनी और शोरगुल वाले बार बेहद उत्तेजक होते हैं। यहाँ तक कि नशे की हालत में भी आपका दिमाग उत्तेजित अवस्था में रहता है। उस शोरगुल भरी जगह से निकलते ही नशे में होने और भ्रमित होने का एहसास और भी तीव्र हो जाएगा। गू चेंग की तरह ही जब वह बार के पिछले दरवाजे से बाहर निकला तो वह पूरी तरह से खाली महसूस कर रहा था और उसे याद नहीं आ रहा था कि उसे दीवार से कैसे सटा दिया गया था। जब मुझे होश आया तो मेरा पहला चुंबन गायब हो चुका था। दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखकर, जो कोमल और निर्मल होना चाहिए था लेकिन अब शराब के कारण धुंधला दिख रहा था, और उसे यह कहते हुए सुनकर कि वह अस्वस्थ महसूस कर रही है, गू चेंग को होश आया। मुझे पहले हुई घटना के लिए खेद है, मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी और मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। हम एक दूसरे को नहीं जानते, आपने गलत व्यक्ति से बात की है। ये देखकर कि वह अब भी उससे चिपकी हुई है, गू चेंग ने उसे धीरे से दूर धकेल दिया। लेकिन उसने उसे जरा भी दूर नहीं धकेला, बल्कि उसने उसे और भी कसकर गले लगा लिया। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि वह पहले की तुलना में कहीं अधिक दृढ़ थी, जबकि पहले वह नर्म स्वभाव की थी। उसने उसे कोई जवाब तक नहीं दिया और चुंबनों की बौछार उस पर टूट पड़ी, मानो गू चेंग के आसपास की सारी हवा ही गायब हो गई हो। उसका पहला अनुभव इतना आनंददायक था कि उसे लगा जैसे उसे बिजली का झटका लग रहा हो।
जब अंततः दोनों अलग हुए तो वे केवल हौंफते हुए सांस ले पा रहे थे। गु चेंग को ये भी याद नहीं था कि कौन किसका हाथ पकड़े हुए था और धुंधली रोशनी वाली गली से दूसरे को बाहर ले जा रहा था। डॉट 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 डॉट। संक्षेप में, जब मैं अगले दिन उठा, मेरा पहला अनुभव, हालांकि देर से ही सही, आखिरकार आया, और वह मेरे पहले चुंबन के साथ ही चला गया। 20 साल से अधिक समय से संरक्षित रखी गई चीजें पल भर में गायब हो गईं। गति इतनी तेज थी कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। सबसे पहले आपकी नज़र होटल के किंग साइज बेड पर पड़ेगी। मुझे उड़े हुए कंबल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे बेरहमी से फाड़ दिया गया हो। वह झुर्रियों से भरा हुआ था। जमीन पर फटे हुए चौकोर प्लास्टिक के थैले बिखरे पड़े थे और कुछ सामान जमीन पर फेंका हुआ था। 1 2 3 4 पर्दों के बीच से तेज धूप अंदर आ रही थी और गु चेंग उस चकाचौंध से परेशान होकर भौहें सिकोड़ ली। फर्श पर फैली गंदगी को देखकर उसने अपना माथा पीट लिया। वह पूरी रात नशे में था और अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं आया है। उसकी चेतना खंडित थी और आखिरी चीज जो उसने देखी वह एक महिला थी जो उसे सहारा दे रही थी, उसका सफेद शरीर और उसका मोहक, धुंधला चेहरा मानो धुंध की एक परत में लिपटा हुआ हो। उसे मुश्किल से ही याद आ रहा था कि दूसरा व्यक्ति कैसा दिखता था। उसने बगल में देखा, लेकिन वह व्यक्ति पहले ही जा चुका था। दूसरी महिला उसके जागते ही चली गई, तो वह काफी खुले विचारों वाली महिला होगी, है ना? मैं बस उसके साथ एक रात बिताना चाहती थी। गु चेंग बहुत खुले विचारों वाला व्यक्ति नहीं है और पहली बार इस तरह आपा खोना उसे थोड़ा हास्यास्पद लगता है। बार में रोमांटिक मुलाकात का ख्याल उनके शब्दकोश में कभी नहीं था। लेकिन आपको सुबह उठकर दूसरे व्यक्ति को चुप देखकर होने वाली असहज स्थिति का सामना करने की जरूरत नहीं है। इससे गु चेंग ने राहत की सांस ली। सिर्फ आधी सांस क्यों? क्योंकि इससे पहले कि वह सांस भी ले पाता, चरमराहट के साथ बगल वाले शौचालय का दरवाजा खुला हुआ था। एक महिला नहाने के तौलिए में लिपटी हुई धीरे धीरे अंदर से बाहर निकली। उसकी गोरी कॉलबोन नम थी और उसके समुद्री शैवाल जैसे काले बाल एक तरफ लटके हुए थे, वे भी नम थे। उसके चेहरे पर मेकअप नहीं था। उसके होंठ प्राकृतिक चमकदार लाल रंग के थे। उसकी नाक नाजुक और सीधी थी और उसकी फीनिक्स जैसी आंखें शांत और उदासीन थीं। उसके मन में अभी भी बसी उसकी मनमोहक छवि के विपरीत होश में आ चुकी उस महिला ने उसे एक ठंडा और तीखा एहसास दिया। संक्षेप में कहें तो वह परिपक्व और परिष्कृत स्वभाव की है। कुछ सेकंड तक उसे खाली निगाहों से घूरने के बाद गु चेंग ने जल्दी से कंबल अपने ऊपर खींच लिया। तो बात यही खत्म हो गई। वे दोनों पूरी तरह से चुप हो गए। गु चेंग ने उसे एक रूखी मुस्कान दी। शुभ प्रभात। शेन युआन दीवार से टिककर मुस्कुराया और बोला, हम शुभ दोपहर। उसकी मुस्कान देखकर गु चेंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। अभी अभी उसके ठंडे व्यवहार को देखकर मुझे लगा कि दूसरा व्यक्ति मुझसे हिसाब बराबर करने वाला है। गु चेंग ने इस व्यवहार को इस प्रकार पुनर्परिभाषित किया कि दूसरा पक्ष शराब पीने के बाद रात साथ बिताना चाहता था। उसे इस घटना के बाद की स्थिति से निपटने का तरीका नहीं पता था। मैंने कमरे का सरसरी तौर पर निरीक्षण किया। सजावट उच्च कोटि की थी। उसने अपने कपड़े पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और साथ ही पूछा, आपने कमरे का किराया चुका दिया है ना? मैं इसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। शेन युआन ने उसे बड़ी सफाई और कुशलता से कपड़े पहनते हुए देखा और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह मुस्कुराया, आपको कमरे के लिए मुझे भुगतान करना होगा। हाँ, हम आपको भुगतान करने की अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने मेरे कमरे का किराया दिया और फिर चले गए। नहीं, और क्या? गु चेंग क्षण भर के लिए अचंभित हो गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति के आक्रोशपूर्ण भाव को देखकर और उसके शब्दों पर विचार करने के बाद वह समझ गया। हम सिर्फ उसके कमरे का किराया देकर जा नहीं सकते। धत्तेरी की, उसके दोनों अच्छे भाइयों ने ही उसके लिए एक लड़की ढूंढी होगी क्योंकि उन्हें चिंता थी कि उसका दिल टूट गया है। उन्होंने पहले भी मुस्कुराते हुए उससे इस बारे में बात की थी। और फिर भी वे भुगतान नहीं करेंगे। वो दोनों कमीने। गु चेंग ने जल्दी से अपनी पैंट की जेबें टटोली और अपना फोन निकाला। मैं आपको 2500 रुपये भेज दूंगा, क्या ये काफी होगा? 2-2 करके 550। क्या ये काफी नहीं है? उसने संकोच भरे स्वर में ईमानदारी से पूछा। शेन युआन शांत हो गई। एक शीर्ष समूह की उत्तराधिकारी होने के नाते वह मानव स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझती थी। गु चेंग जैसा एक शुद्ध और निर्दोष कॉलेज छात्र उस अराजक रात के बाद निश्चित रूप से व्याकुल हो गया होगा, और घबराहट में उसने उससे माफी मांगने के बारे में सोचा, इसलिए उसने अपने पास मौजूद सारा पैसा निकालकर उसे दे दिया।
हालांकि गलतफहमी हुई थी, लेकिन ये सोचकर कि गु चेंग ने उसे अपना सब कुछ दे दिया था, मानो वह अपना पूरा जीवन ही अर्पित कर रहा हो, उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। शेन युआन ने बेपरवाही से मुस्कुराया। छोटे भाई, क्या तुम्हारे पास सिर्फ 2500 रुपये ही हैं और तुम अपनी बहन को खुश करने के लिए अपना बटुआ खाली कर रहे हो? हम। गु चेंग के अगले शब्द सुनते ही दीवार से टिकी हुई उसका कोमल शरीर लगभग नीचे फिसल गया। अगर यह काफी नहीं है तो मैं आपके लिए 500 और जोड़ दूंगा। तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं। शेन युआन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसने गुस्से से कहा, इस कमरे को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे 500 रुपये चाहिए? बेशक उसके पास अभी भी पैसा है। क्या वह उससे उम्मीद करता है कि वह उसे अपना सारा पैसा दे दे? उन्हें इस उद्योग की समझ नहीं है, लेकिन वे पूरी तरह से मूर्ख भी नहीं है। मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। उच्च श्रेणी के मॉडलों के लिए कीमत लगभग इतनी ही होती है। गु चेंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, यह महसूस करते हुए कि यह मामला सरल नहीं है। वे उससे बार बार पूछते रहते हैं कि क्या उसके पास अभी भी पैसे हैं। बहुत ही भयंकर। उसे भी यह कमरा देखने दो। बस सब बर्बाद हो गया। वे दोनों बदमाश अलग होने में असमर्थ होकर वास्तव में उसके लिए एक शानदार सेट मील का ऑर्डर दे दिया। या शायद उसके साथ धोखाधड़ी हुई हो और उसे इससे भी बड़ा चाहिए हो। बहन, ये कमरा तो बहुत ही आलीशान है, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 500 ही दे सकती हूँ। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, तो क्या तुम मुझे कुछ रहने सहने के खर्चे के लिए छोड़ सकती हो? शेन युआन ने उसकी परेशान और झिझकती हुई अभिव्यक्ति पर मुस्कुरा दिया। हाँ, लेकिन मैं उसे नहीं दूंगा। मैं उसे ज्यादा से ज्यादा 3500 रुपये दूंगा। उसे साफ तौर पर डर था कि वो उसे फंसाने के लिए हनी ट्रैप बिछा रही है। अपने लगभग 20 वर्षों के जीवन में शेन युआन ने कभी इतनी बेतुकी हंसी नहीं हंसी थी। तुम मेरे साथ गुलाम जैसा बर्ताव कर रहे हो। गु चेंग ने मन ही मन सोचा। हाँ, हालांकि उसने सिर्फ मुआवजा का जिक्र किया। शायद ये किसी प्रकार का कोड है, कुछ ऐसा जिसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। नहीं नहीं, गलत मत समझिए। मैं आपकी भरपाई करने की सोच रहा था। आपकी भरपाई करने की? शेन युआन ने अपने होंठ काटे और उससे मुंह फेर लिया। अब वह गु चेंग को इस 28वीं मंजिल से नीचे फेंकना चाहती है। वे फिलहाल बीजिंग के सबसे आलीशान 5 सितारा होटल में ठहरे हुए हैं, जहां एक कमरे का किराया 25,000 युआन प्रतिदिन है। और वह पूरी इमारत की मालकिन है। उसने उसकी वर्जिनिटी छीन ली और अब उसे 3500 रुपये देना चाहता है। ये 2500 से शुरू हुआ, फिर 500 बढ़ा, फिर 500 बढ़ा और इसी तरह आगे बढ़ता रहा। वह तो गु चेंग को सीधे आदेश देना चाहती थी कि वह हर महीने 5 मिलियन खर्च करके उसका समर्थन करे। चलो उसे हार का वही एहसास दिलाते हैं जो उसे तब हुआ था जब उसने खुद को 3500 देने की बात कही थी। हालांकि वह जानती थी कि गु चेंग लालची व्यक्ति नहीं था। शेन युआन ने तिरछी नजर से गु चेंग को देखा, जो लहसुन की कली की तरह अपना सिर ऊपर उठाए चुपके से कंबल के नीचे अपनी पैंट पहन रहा था, मानो उसे शेन युआन द्वारा देखे जाने का डर हो। वे स्पष्ट रूप से चुपके से निकल जाना चाहते थे। ये ठीक नहीं है। शेन युआन अगर कुछ चाह ले तो उसे हासिल कर सकती है। जब वह दोबारा मुड़ी तो गु चेंग ने उसे रोते हुए देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके खूबसूरत गालों पर आंसुओं के बारीक निशानों ने उसके चेहरे पर व्याप्त शीतलता को मिटा दिया। मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूं और तुमने मेरी कौमार्यता छीन ली। तुम मेरे साथ उस तरह का व्यवहार करते हो जैसे मैं कोई और हूं। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #3 अध्याय 3:5 मिलियन, क्या ये पर्याप्त है? जोड़। अध्याय 3, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, क्या ये जीवनयापन के लिए पर्याप्त है? उसके चेहरे के भावों में बिजली की तेजी से आए बदलाव को देखकर गु चेंग पूरी तरह से चौंक गया। लेकिन जैसे ही उसने चादर से कवर उठाया और उस पर चमकीला लाल धब्बा देखा, उसे समझ आ गया कि वह क्यों रो रही थी। गु चेंग की भौहें तन गईं और वह बेहद घबराया हुआ लग रहा था। वह ऐसी महिला को प्राथमिकता देता जो कई लड़ाइयों में अनुभवी हो, ताकि उसे इस समय जितना अपराधबोध हो रहा है उतना तीव्र अपराधबोध न हो। उन्होंने उन्हें गलत समझा और यहाँ तक कि उन पर कीमत भी लगा दी। उन्होंने दूसरे व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अपमान किया। गु चेंग हकलाते हुए बोला, मुझे बहुत खेद है, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शेन युआन सिसकते हुए बोली, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी।
वह एक नैतिक व्यक्ति है, वो जानता है कि किसी लड़की का पहला अनुभव अनमोल होता है, लेकिन मैं आपकी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? गु चेन की आवाज ऐसी लग रही थी मानो उसने अपनी जीभ काट ली हो, और उसका लहजा थोड़ा ऊंचा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा हो। वह गंभीरता से पूछ रहा था। शेन युआन की खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी पलकें आंसुओं से चमक रही थीं, उसने अपनी बाहें सामने की ओर मोड़ रखी थीं, उसकी छाती कांप रही थी, उसके स्तन ऊपर नीचे हो रहे थे और उसकी आवाज दयनीय रूप से रुंध गई थी। मेरे साथ हो। गु चेन सचमुच सुन्न हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, हमारे बीच कोई भावनाएं नहीं हैं, हम साथ कैसे रह सकते हैं? ये देखकर कि शेन युआन ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि और भी जोर से रोने लगी और ठंडी दीवार के सहारे बैठ गई, वह जल्दी से उसके पास गया और उसे कुछ टिश्यू पेपर दिए। रोना मत, तुम कमीने, अगर तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो भी। शेन युआन ने ऊपर देखा, उसके नम होंठ कसकर बंद थे। तुम मुझे चाहते हो? आखिरी दो शब्द सुनकर ऐसा लग रहा था मानो उसे बोलने में दिक्कत हो रही हो, और उसे तो छोड़िए, गु चेन को भी उन्हें सुनकर शर्म आ रही थी। इसके अलावा कौन किसे चाहता है? ये स्पष्ट रूप से उसकी पहल थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह दोष दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहा है, और गु चेन इतना शर्मिंदा था कि वह ये बात कह नहीं पाया। विशेषकर तब जब आपके सामने बैठा व्यक्ति इतनी दयनीय स्थिति में रो रहा हो। जब मुझे कुछ देर तक कोई जवाब नहीं सूझा तो मैंने उसे कुछ और कहते हुए सुना। मैं कोई लापरवाह इंसान नहीं हूं, मुझे नशा कराया गया था। तुम्हें नशा कराया गया है। अभी सबसे जरूरी काम पुलिस को बुलाना है ना? हम अपने काम की बात बाद में कर लेंगे। पहले मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलता हूं। वह बात नहीं है। गु चेंग ने आश्चर्य से कहा, क्या यही मुख्य मुद्दा नहीं है? मुझे पहले से ही पता है कि मुझे किसने फंसाया है और मैं इसे खुद ही संभाल लूंगा। बात यह है कि अगर तुम अच्छे इंसान होते तो तुम्हें मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। गु चेन शुरू में काफी तर्कसंगत थी, लेकिन फिर गु चेन के सवालों ने उसे गुमराह कर दिया। कल पूरे समय तुम ही मुझे पकड़े हुए थे और मैंने बहुत ज्यादा पी लिया था, इसलिए मैं पूरी तरह से होश में नहीं थी। गु चेन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उससे तर्क करने की कोशिश करने लगा। लेकिन इसके बाद शेन युआन ने अपनी मुट्ठियों से अपनी छाती और बाहों को पीटा, जिससे उसका गुस्सा और फटकार जाहिर हुई। एक या दो बार, बार बार। ऑनलाइन ये कहा जा रहा है कि जो पुरुष पूरी तरह से नशे में होता है वह नपुंसक होता है। और जब मैं तुम्हें इस तरह मारता हूं तो क्या तुम्हें दर्द होता है? इससे दर्द नहीं होता। तो फिर बात पक्की हो गई। तुम मर्द हो और मैं तुम्हारे जितनी ताकतवर नहीं हूं। मैं तुम्हें कैसे थाम सकती हूं? शेन युआन की चीखें धीरे धीरे तेज होती गईं, अंततः वह उसकी बाहों में गिर पड़ी और उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो सीधे सीधे कह दीजिए। इतने सारे बहाने मत बनाइए। छोड़ो इसे, मैं लोगों से चिपके रहने वाली इंसान नहीं हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी। बस चले जाओ। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो जो मेरी जिम्मेदारी उठाओगे, लेकिन लगता है मैं गलत थी। उसने महसूस किया कि दूसरे व्यक्ति के हाथ उसकी कमर के चारों ओर कसकर लिपटे हुए थे, जिससे उसे हिलने डुलने की भी जगह नहीं मिल रही थी, और वह उसे इतनी कसकर पकड़े हुए था मानो उसे डर हो कि वह भाग जाएगा। गु चेंग ने अवचेतन रूप से सोचा, क्या ये किसी से चिपके रहने और उसे छोड़ने से इनकार करने जैसा नहीं है? लेकिन उसकी झिझकती हुई आवाज सचमुच दयनीय लग रही थी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में शराब पी लेता है तो वह तुरंत सोना चाहेगा। जब उसने उसे मारा तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, ऐसा लगा जैसे वह स्नेह दिखा रही हो। वह सही कह रही है। अगर शेन युआन ऐसा नहीं करना चाहता तो वह ऐसा नहीं कर सकता था। विशेष रूप से गु चेन को यह स्वीकार करना पड़ा कि जब लुओ चुसू ने वे शब्द कहे थे तब वह एक जटिल मानसिक स्थिति में था। वास्तव में मन में बस प्रवाह के साथ बहने का भाव था। शराब के नशे में व्यक्ति स्वयं को भोगने और आंतरिक उथल पुथल को दूर करने के लिए सबसे उत्तेजक और आदिम तरीकों का सहारा लेने की इच्छा भी कर सकता है। गु चेंग एक कोमल हृदय का व्यक्ति है, खासकर जब वह किसी लड़की को अपने सामने इतना रोते हुए देखता है कि वह कांपने लगता है। वह अपने दांत पीसता है और चलो एक कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारे प्रति जिम्मेदार बनने की पूरी कोशिश करूंगा। शेन युआन की आंखों में दिख रही खुशी उसके वाक्य के अंतिम भाग से तुरंत फीकी पड़ गई। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसकी गर्दन पकड़कर उससे पूछूं कि वह ऐसी बात कैसे कह सकता है। हालांकि जब उसने देखा कि कमजोरी का दिखावा करना कारगर साबित हुआ तो उसकी आवाज और भी नर्म हो गई।
छोटे भाई, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, से तुम्हारा क्या मतलब है? उसके होंठ गू चेन के कान से छू गए और उसकी धीमी कोमल आवाज ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और उसे सारी सच्चाई बताई। मेरे पास न पैसा है, न गाड़ी, न घर, न नौकरी, और मैं अनाथ हूँ। बोलते बोलते गू चेन जैसे अपनी तंद्रा से बाहर आया और आत्मनिंदा भरी हंसी हंसते हुए बोला, ये सब सुनने के बाद भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? कैसा रहेगा ये? मेरे पास वास्तव में 25,000 युआन है, मैं ये सब आपको दे दूंगा, ये सिर्फ मुआवजा है और कुछ नहीं। शेन युआन, अरे, मुझे लगा था कि तुमने मुझे अपनी सारी दौलत दे दी है। पता चला कि तुमने मुझे उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिया है। हालांकि शेन युआन उसे ध्यान से देख रही थी, उसका सुंदर चेहरा मानो किसी छुरी से तराशा गया हो, उसकी गहरी आंखें दृढ़ और चमकदार थीं, जो इस बात की सच्ची चिंता दर्शा रही थी कि कहीं उसे कोई नुकसान न हो जाए। शेन युआन ने उसकी ओर सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मेरे पास है। मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। क्या 5 मिलियन काफी होंगे? गू चेन बेहद आश्चर्यचकित हुआ और तुरंत ही संख्याएं गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक 7 अंकों की संख्या। नहीं नहीं, मजाक करना बंद करो। क्या आपको मेरी आर्थिक स्थिति पर संदेह है? मुझे अपना बैंक खाता नंबर भेजिए। नहीं, मुझे ऐसा कोई संदेह नहीं था। उसे इतना घबराया हुआ देखकर कि वह बोल भी नहीं पा रहा था, शेन युआन हंसे बिना नहीं रह सकी। क्या तुम किसी के आश्रित नहीं बनना चाहते? मुझे महिलाओं के पैसे खर्च करने की आदत नहीं है। उसमें बहुत आत्मसम्मान है, मुझे ये बात पसंद है। गू चेंग ने विनम्रतापूर्वक कहा, सच कहूं तो मुझे खुद भी नहीं पता कि आपने मुझ में क्या देखा। शेन युआन उससे लिपट गई और बोली, तुम सुंदर, जवान और स्वस्थ हो। हाँ, सबसे अहम बात यह है कि उसका पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, और तुमने उसकी वर्जिनिटी ली है, इसलिए वह थोड़ी बहुत तुम पर निर्भर हो गई है। उसकी कोमल मधुर आवाज ने गू चेन के दिल की धड़कन बढ़ा दी। शेन युआन के शब्दों के आगे वह पूरी तरह से शक्तिहीन था। ये तो उसके द्वारा अभी बताए गए 5 मिलियन से भी अधिक लुभावना है। एक नाजुक और खूबसूरत महिला आपके कंधे से टिक जाती है, और यह मेरा पहला अनुभव है, मेरा पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, मैं आप पर निर्भर हूं। ये शब्द सुरक्षा पाने की लालसा से भरे हुए हैं। इससे एक पुरुष के रूप में गू चेन की जन्मजात सुरक्षात्मक प्रवृत्ति अपने चरम पर पहुंच गई। उसने यह बात झट से बोल दी, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। शेन युआन ने अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और जल्दी से उसके गाल पर चुंबन किया, जिससे एक चंचल लड़की जैसी अदा का प्रदर्शन हुआ। तुम बहुत अच्छे हो। जान टिल्ड-4 अध्याय 4 3:30 बजे स्नातक समारोह का भाषण। जोड़ अध्याय 4 3:30 बजे स्नातक समारोह का भाषण। पति शब्द सुनते ही गू चेन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। झुंझुनी के अलावा मेरा पूरा शरीर सुन्न महसूस हो रहा था। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शेन युआन है, आपका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह ... गू चेन। शेन युआन ने उसके चेहरे को देखा, जो हंसने की कोशिश कर रहा था, और उससे एक सवाल पूछा, आप किस पर हंस रहे हो? गू चेन को हंसी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होती, और जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता है, उतना ही यह उसे अजीब लगता है। शेन युआन दीवार के सहारे खड़ी थी, जबकि गू चेंग उसके सामने बैठा हुआ था। उसने कड़क जीन्स पहनी हुई थी और बैठने के कारण उसके पैर सुन्न हो गए थे। ये देखकर कि उन दोनों के बीच का माहौल अब पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं रहा, वह होटल के पिछले हिस्से में सफेद मुलायम कालीन पर बैठ गया, अपनी बाहों को पीछे टिका लिया और उसे वह बात बताई जिससे उसे हंसी आई थी। कोई ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध कैसे बना सकता है जिसका नाम तक पता न हो? और फिर भी तुम मुझे उस नाम से बुलाते हो। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? यह इस बात का सवाल नहीं है कि मुझे बुरा लगता है या नहीं। मुझे बस लगता है कि यह बहुत तेज है। मुझे नहीं पता मैंने रात भर में उससे कितनी बार फोन किया, हमने सब कुछ सामान्य से भी ज्यादा तेजी से किया। हनी टिल्ड। शेन युआन की सीधी सादी टिप्पणियों से गू चेन चौंक गया और उसे कई बार खांसी आ गई। शेन युआन ने देखा कि उसके कान एकदम लाल हो गए थे और उसने उससे एक सवाल पूछा, मैं शर्मीला हूँ? ये मैं नहीं हूँ। मैं शर्मीला नहीं हूँ, तुम बहुत सीधे सादे हो रहे हो। गू चेंग ने शर्मिंदगी छिपाने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया और उसे अपने घुटनों पर टिका लिया। उसने ये भी महसूस किया कि उसका चेहरा गर्म हो रहा था। क्या आपको इतनी शर्म आ रही है? क्या यह आपका भी पहली बार है? मैं निश्चित रूप से हूँ। पहली बार में तुमने काफी अच्छा किया, शेन युआन ने सहजता से पूछा। तुम्हारी उम्र कितनी है?
मुझे नहीं पता, शायद 18। मैंने हिसाब नहीं लगाया है। और आपको पता होना चाहिए। मुझे चिढ़ाओ मत। शेन युआन मुस्कुराए। उसे प्यास लगी थी और उसने बगल से पानी की बोतल उठाई और एक घूंट पी ली, जिससे लगभग सारा पानी उस पर गिर ही गया था। मैंने उम्र के बारे में पूछा था। गु चेंग ने धीमी आवाज में धत्तेरे की कहा। अभी अभी तो उसने कहा था कि उसने अच्छा काम किया है, लेकिन फिर उसने ये सवाल पूछ लिया। उसने अनजाने में गलत समझ लिया था। उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया और अजीब तरह से कहा, 22। मेरी उम्र 25 साल है। ओह ओह ओह। शेन युआन मुस्कुराया और बोला, चलो अब ये ओह वाली बातें बंद करते हैं। गु चेंग ने सिर हिलाया। वैसे आपने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है और स्कूल छोड़ दिया है ना? क्या आप मेरे घर आकर रहना चाहेंगे? गु चेंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह बहुत तेजी से बोला, मैं फिलहाल अपनी थीसिस का बचाव कर रहा हूं, और मैंने स्नातक होने के बाद अपने दोस्त के साथ मिलकर एक अपार्टमेंट किराए पर लेने की व्यवस्था पहले ही कर ली है। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे? मैं खाना बना सकती हूँ और मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। जागते ही तुम मुझे देख लोगे। बहुत अधिक जानकारी थी और गु चेंग थोड़ा अभिभूत हो गया था। उसने बगल में रखे फ्रिज में ठंडे पेय पदार्थों पर नजर डाली और कहा, मैं पहले एक घूंट पानी पी लूंगा। तुम इसे पी लो, मैंने तो बस एक घूंट लिया है। यही वह है जो तुमने पी थी। और भी अधिक चौंकाने वाली बातें। वह अंदाजा लगा सकता था कि शेन युआन आगे क्या कहने वाली है, इसलिए उसने जल्दी से उसके हाथ से पानी ले लिया। उसने गहरी सांसें ली और बोलते समय उसे ध्यान से देखता रहा। हम अभी अभी मिले थे और हालांकि खांसी हमने कुछ वाकई चौंकाने वाली हरकतें की, लेकिन मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो आसानी से घुल मिल जाता है। वह इतना मुखर नहीं है और वह इससे भी कहीं अधिक चौंकाने वाली हरकतें कर सकता है। गु चेंग का बयान कुछ हद तक अविश्वसनीय लग रहा था, लगभग व्याकरणिक रूप से गलत वाक्य जैसा। उन्होंने खुद को बोलने के लिए मजबूर करते हुए कहा, आखिरकार यह एक गलती थी, इसलिए एक क्रमिक प्रक्रिया होनी चाहिए, है ना? मुझे अभी उम्मीद है कि हम इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे जब हम पहली बार मिले थे या डेटिंग शुरू की थी। यह अच्छा नहीं होगा अगर हम इसे आजमा कर देखें और पता चले कि हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं, और फिर अचानक एक साथ रहने लगे। क्या ये ठीक है? अच्छा। जब गु चेंग ने देखा कि वह मान गई है तो उसने राहत की सांस ली। फिर मैंने उसे कहते सुना, मैं अपने पति की बात मानूंगी। क्यों? अनिश्चितता की स्थिति में लटका हुआ गु चेंग अंततः मर गया। फिर भी उसे ग्वान द्वारा पुकारा जा रहा था, जिसने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। गु चेंग ने तो पहले ही हार मान ली है। बात इतनी बढ़ चुकी है कि उसे चाहे जितना शोर मचाने दो, वरना वे साथ नहीं रहेंगे। गु चेंग की बेबसी को भांपते हुए शेन युआन ने आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसका नाम पुकारा, गु चेंग। लगभग 3 बज गए हैं, मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। क्या तुम धीरे धीरे आगे बढ़ना नहीं चाहते थे? इसे हमारी पहली मुलाकात समझो। ठीक है, आप क्या खाना चाहते हैं? मैं मेनू देख लेता हूँ। जैसे ही गु चेंग ने रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए अपना फोन उठाया, अचानक स्क्रीन पर कई संदेश दिखाई दिए। ये लिन बेई के संदेश थे। वह अचानक खड़ा हो गया। मेरा ग्रेजुएशन डिफेंस 3:30 बजे है। उस दिन हुई बातचीत के दौरान उसने जो कुछ भी कहा, उसमें उसकी चीख सबसे जोरदार थी। वह इतनी जोरदार थी कि शेन युआन चौंक गया। कोई बात नहीं, अभी समय है। गु चेंग ने जल्दी से अपना सामान उठाया। मुझे पहले अपने छात्रावास में जाकर कपड़े बदलने होंगे। हमारे स्कूल में होने वाले स्नातक समारोह के लिए हमें औपचारिक पोशाक पहननी होगी, और चूंकि मेरा छात्र आईडी नंबर सामने की तरफ है, इसलिए मुझे 3:30 बजे तक वहां पहुंचना होगा। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? क्योटो विश्वविद्यालय। गु चेंग ने अपने शरीर पर लिपटे तौलिए और हल्के गीले बालों को देखा। उसने नीचे देखा और जल्दी से अपने फोन पर टैप किया। कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही गाड़ी बुला ली है। अच्छी बात यह है कि स्कूल ज्यादा दूर नहीं है, वहां पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगेंगे। गु चेंग की हरकतें इतनी अचानक हुई कि शेन युआन अचंभित रह गई। जब गु चेंग दरवाजे तक गया और उसे खोला, तब जाकर उसे कुछ समझ आया। उन्होंने मुझे अपनी संपर्क जानकारी तक नहीं दी। शेन युआन के बोलने से पहले ही उसने गु चेंग को तेजी से वापस आते देखा। वह स्पष्ट रूप से उसी जगह लौट आया था जहां उसने पहले सवाल पूछा था, जिससे ये संभावना खत्म हो जाती है कि वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। आपको बहुत जल्दी है। मैं आपका QR कोड स्कैन कर लूंगा और बाद में आपसे संपर्क करूंगा। मुझे लगा कि तुम भागने का बहाना बना रहे हो।
शेन युआन ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं भागना चाहता तो अब तक भाग चुका होता। गु चेन के मजाक भरे लहजे को सुनकर शेन युआन मुस्कुरा उठी। ठीक है, मुझे पता है तुम नहीं जा सकते। जल्दी जाओ, काम खत्म होने पर मुझे मैसेज कर देना, फिर हम खाना खाने चलेंगे। आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भूख लगी है तो आप अभी खा सकते हैं। मैं कल शराब पी रहा था और फिर गायब हो गया। मेरे दोस्त शायद मुझे जाने नहीं देंगे। जैसे ही गु चेंग ने ये कहा, वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला, एक पल रुका और फिर उसे एहसास हुआ कि उसने जो कहा था वो सच था। अगर तुम्हें भागना होता तो तुम अब तक भाग चुके होते। इस कथन को हासिल करना सरासर असंभव है। काले सूट पहने दो लंबे, प्रभावशाली पुरुष कमरे के दरवाजे पर दो पहाड़ों की तरह खड़े थे, उनके चेहरे गंभीर थे। नमस्ते। दोनों लोगों ने सिर हिलाकर और मुस्कुराकर उसे देखा, मानो उसे उसकी परदादी से मिलने के लिए विदा कर रहे हों। गु चेन को 2 बार खांसी आई। उसने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया, ठीक है। फिर वह लिफ्ट की ओर भागा। अत्यंत अत्यावश्यक वाक्यांश गु चेन का सटीक वर्णन करता है। अभी अभी जब मैं शेन युआन से संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए वापस गया तो राइड हेलिंग ड्राइवर उसे फोन कर रहा था। फोन लगातार बजता रहा और गु चेन दौड़ते हुए ही फोन का जवाब देता रहा। ड्राइवर, मैं लिफ्ट में हूँ, जल्दी हो जाएगा, बस आधा मिनट रुकिए। डिंग, हम 28वीं मंजिल पर पहुंच गए हैं। लिफ्ट में खड़ा एक आदमी ने लिफ्ट का बटन दबाया और उसे 8 दांतों वाली एक सामान्य मुस्कान दिखाई। सर, आप किस मंजिल पर जाना चाहेंगे? गु चेन का दिल, जो लंबे समय से अनिश्चितता में लटका हुआ था, एक बार फिर बैठ गया। उसने पहले वेटर से कहा, पहली मंजिल। उसने फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति से माफी मांगते हुए कहा, मास्टर कृपया 2 या 3-4 मिनट तक मेरा इंतजार करें, मुझे खेद है। जैसे ही वह प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा और अपने पीछे विशाल होटल की इमारत देखी, जिस पर डियाइन होटल लिखा हुआ था, उसे एहसास हुआ कि उसका पहले का 3500 युआन का बयान कितना बेतुका था। शहर के सबसे आलीशान होटलों में से एक। शुरुआती कीमत 8000 है और जैसे जैसे मंजिल ऊपर जाती है, कीमत बढ़ती जाती है। जिस मंजिल पर वे रहते हैं उसकी कीमत कम से कम। गु चेन के पास हिसाब लगाने का समय नहीं था। टैक्सी ड्राइवर के हॉर्न की तेज आवाज के बीच वह जल्दी से कार में बैठ गया। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #5 अध्याय 5 में तुमसे पंगा नहीं लेने वाला, बदमाश। जोड़। अध्याय 5 बदबूदार छोटे भाई, मैं अभी तुमसे पंगा नहीं लेने वाला। कमरे के अंदर शेन युआन हेडबोर्ड से टिककर तौलिए से अपने बालों की नमी पोंछ रहा था और धीरे धीरे उसके दिमाग में गु चेन की छवि उभर रही थी। उसके कंधे चौड़े हैं, पैर लंबे हैं, चेहरे की बनावट उत्कृष्ट है, नाक की हड्डी ऊंची है और आंखें थोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई हैं। वह मेरे सामने आलस से बैठा था। स्वाभाविक रूप से उसमें एक तरह की रूखेपन और शरारती आकर्षण झलक रहा था। सच कहूं तो उनमें एक खास तरह का आकर्षण है, लेकिन शेन यान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतने सौम्य और बात करने में इतने सहज होंगे और यहां तक कि इतनी आसानी से चिढ़ाए जाने पर शर्मा भी जाएंगे। उसमें मूलतः कुछ बुद्धि और तर्कशक्ति थी। वे ये भी जानते हैं कि उनका फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए और हनी ट्रैप से सावधान रहना चाहिए। कुछ आंसू या थोड़ी सी नखरेबाजी उसकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति को जगा सकती है, जिससे वह किसी भी बात पर आसानी से सहमत हो जाता है। क्या ये तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए काफी नहीं है, बदबूदार छोटे भाई? शेन युआन ने अपनी 2 उंगलियों को आपस में रगड़ा। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन वह बहुत ही कोमल हृदय का था, इसीलिए तो उसे इतने वर्षों तक फांसी पर लटकाए रखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने अपना फोन चालू किया। स्क्रीन पर लुओ चुसू के बारे में जांच की गई जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई थी। उन दोनों के बीच बातचीत की कई अनौपचारिक तस्वीरें भी मौजूद हैं। कुछ लोग एक साथ एक रेस्तरां में थे, कुछ लोग एक साथ पार्क गए थे और लड़की समुद्र तट पर टहलते समय स्नेहपूर्वक उसकी बांह से लिपट गई थी। सौभाग्यवश गु चेन बहुत ही सज्जन बने रहे और उन्होंने लुओ चुसू के साथ कुछ भी अनुचित नहीं किया। शेन युआन के चेहरे पर क्रोध का कोई भाव नहीं था। लुओ चुसू के बिना वह गु चेन के व्यक्तित्व के बारे में निश्चित नहीं हो पाती। जी हाँ, मैंने अभी जो चाल चली वह लुओ चुसू से कॉपी की गई थी। पूर्वजों ने वृक्ष इसलिए लगाए थे ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी छाया का आनंद ले सकें। अपने सामने ऐसे उत्तम उदाहरण को देखते हुए शेन युआन स्वाभाविक रूप से इसका भरपूर लाभ उठाएगा। ...
शेन युआन उठे, कपड़े बदले और वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। अंदर कुछ उम्रदराज, अच्छे कपड़े पहने हुए लोग बैठे थे, जो शेन कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी थे। उसका ठंडा, कठोर चेहरा अंदर दिखाई दिया और सभी लोग सम्मानपूर्वक व्यवहार करने लगे। राष्ट्रपति शेन, ठीक है, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। चलिए जल्दी से मीटिंग शुरू करते हैं। श्री शेन, इस सीमा पार निवेश परियोजना की शुरुआत में आपकी प्रमुख परियोजनाएं क्या हैं? मुझे अपने बॉयफ्रेंड को स्कूल से लेने जाना है। मेरे पास आप लोगों के साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। 29 मिनट और 20 सेकंड बचे हैं, जल्दी करो। वरिष्ठ प्रबंधन। दूसरी ओर यंजिंग विश्वविद्यालय। गु चेंग दौड़कर अपने छात्रावास वापस गया, समय देखा, जल्दी से अपना चेहरा धोया, सूट पहना, अपनी स्नातक थीसिस उठाए और शिक्षण भवन की ओर भागा। मैं ठीक समय पर, ठीक 3:20 बजे कक्षा के दरवाजे पर पहुंच गया। लिन बेई और ल्यूयू पसीने से लथपथ गु चेंग को अपने सामने देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ बाहर बारिश हो रही है। नहीं, गु चेंग जोर जोर से हौंफ रहा था, उसे यह एहसास नहीं था कि यह एक मजाक था। तुम पसीने से तरबतर हो। लिन बेई ने अपनी जेब से टॉयलेट पेपर का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा निकाला और उसे पोंछने ही वाली थी। गु चेंग पीछे हट गया और अपने हाथ में देखने लगा। इस्तेमाल किया हुआ है ना? भाई, मेरे पास बस इतना ही टॉयलेट पेपर है। मेरे लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गु चेंग ने अपने होंठ सिकोड़े, अपने बैग से साफ टिश्यू का एक पैकेट निकाला और 2 टिश्यू पेपर से अपने सिर का पसीना पोंछा। अरे यार, अब तो शिकायत शुरू हो गई। अच्छा हुआ, इससे हमारी परेशानी बच गई। उद्धरण चिन्ह। ल्यूयू अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोली, गु चेंग, मैं तुम्हें बता दूं, ये वही टिश्यू है जिससे उसने अपनी नाक पोंछी थी। गु चेंग ने लिन बेई की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे पता था, ये वही है जिसका इस्तेमाल तुमने किया था। लिन बेई को जरा भी शर्म नहीं आई। मैंने इसे मोड़ दिया था। जो हिस्सा मैंने आपको दिया है वह साफ है। मैंने आपके साथ धोखा नहीं किया, मैं इसे मूल रूप से अपने लिए ही रख रहा था। गु चेंग अवाक रह गया। हंसने के बाद उसने बचा हुआ आधा पैकेट लिन बेई को दे दिया। एक इंसान की तरह जियो। लिन बेई ने नए टिश्यू पेपर अपनी जेब में रखते हुए हल्के से हंसा, फिर गु चेंग की ओर मुड़कर पूछा, वैसे गु चेंग, तुम कल कहाँ गए थे? मैं, ल्यू यू ने आगे कहा, हम बहुत डर गए थे, हमें लगा कि आपके साथ कुछ हो गया है। आप हमें बहुत फोन करते थे। गु चेंग को अपनी थीसिस के बचाव के लिए वापस आने की इतनी जल्दी थी कि उसके पास ये सोचने का समय ही नहीं था कि वह उन्हें बातें कैसे समझाए। उन्होंने तो शुरू में ये भी सोचा था कि पिछली रात उन्होंने जो बेतुकी रात बिताई थी, वह उन दोनों ने मिलकर ही रची थी। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मेरे मन में इस तरह का विचार आना ही कितना हास्यास्पद था। उसके दोनों भाई भले ही लापरवाह दिखते हों, लेकिन वे कभी भी उसके नशे में होने का फायदा उठाकर उसे किसी अनजान महिला की ओर नहीं धकेलेंगे। मैं एक पल के लिए अवाक रह गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। सौभाग्य से उसके दोनों भाई लगातार बातें कर रहे थे और गु चेंग को बीच में बोलने का मौका तक नहीं मिला। और कक्षा में पहले से ही बैठे शिक्षकों ने जब महसूस किया कि समय हो गया है, तो वे सभी को पुकारने लगे। उनके स्कूल की रक्षा छोटे छोटे समूहों में की गई थी। छात्रों को उनके छात्र आईडी नंबर के आधार पर 5-5 के समूहों में बांटा गया। वे अंदर गए और कतार में खड़े हो गए और एक एक करके मंच पर जाकर अपना स्नातक भाषण दिया। शेष छात्र बाहर तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि पिछले समूह के छात्रों ने अपना भाषण समाप्त नहीं कर लिया, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिली। गु चेंग का छात्र आईडी नंबर 3 है, इसीलिए वह इतनी जल्दी में था, वह अंदर जाने वाले पहले समूह में शामिल होना चाहता था। लिन बेई और ल्यूयू क्रमशः चौथे और 5वें नंबर पर हैं। इसलिए इससे पहले कि गु चेंग उन दोनों को ये बता पाता कि वह कल रात अचानक क्यों गायब हो गया था, वे तीनों अपने आगे चल रहे 2 छात्रों के पीछे पीछे कक्षा में चले गए। कक्षा में सादा फर्नीचर था। कई हल्के रंग की लकड़ी की मेजें एक लंबी कतार में रखी हुई थीं और कई प्रोफेसर पीछे की तरफ बैठे थे। सामने के दरवाजे के पास दीवार के सहारे 5 लोग खड़े थे, जो बारी बारी से मंच पर जाकर अपना पक्ष रखने का इंतजार कर रहे थे। शिक्षक सामने गंभीर और शांत भाव से बैठे थे और यद्यपि अभी उनकी बारी नहीं आई थी, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, वे बस मंच पर मौजूद छात्रों को देखते रहे। हालांकि कक्षा का पिछला दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और कई छात्र मानव पिरामिड की तरह अपने सिर एक साथ जमाकर उत्सुकता से कमरे में झांक रहे थे और आपस में कुछ बुदबुदा रहे थे। गु चेंग को कल रात की शराबखोरी से अभी भी सिरदर्द हो रहा था।
दीवार से टेक लगाकर वह सोच में डूबा हुआ था और मंच पर अपने सहपाठियों की आवाजों को अनसुना कर रहा था। उसके बगल में खड़ी लिन बेई ने उसे कोहनी मारी और कहा, क्या सोच रहे हो? अब तुम्हारी बारी है। गु चेंग ने ओह कहा और होश में आ गया, और जब उसने देखा कि कई शिक्षक ऊपर देख रहे हैं और उसकी ओर नजर डाल रहे हैं, तो उसने शर्मिंदा होकर मुस्कुरा दिया। हालांकि वह घबराया हुआ नहीं था। जब वह मंच पर गया और उसने अपनी तैयार की हुई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू की, तो वह शांत और सहज दिखाई दिया। शुभ दोपहर आदरणीय शिक्षकगण। मेरा नाम गु चेंग है और मैं प्रथम कक्षा में मार्केटिंग का छात्र हूँ। ये शोधपत्र मेरे सलाहकार प्रोफेसर झांग वेन के मार्गदर्शन में पूरा किया गया है। मेरे शोधपत्र का शीर्षक है। गु चेंग ने शिक्षकों को शालीनतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया। कुछ मिनटों तक अपना परिचय देने और शिक्षकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बाद उनका बचाव भाषण समाप्त हो गया। जाते समय लिu यू और लिन बेई आसपास देख रहे थे। जब गु चेंग वहां से गुजरा तो उन्होंने उसे अंगूठा दिखाकर अभिवादन किया। गु चेंग ने अपनी भौहें उठाई, सीधे बाहर निकल गया और धीरे से कहा, मैं गलियारे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। गलियारे में दीवार से टेक लगाकर एक व्यक्ति सोच में डूबा हुआ था और जल्द ही वे सभी बाहर आ गए। मैं बहुत घबराई हुई थी। आखिरकार यह सब खत्म हो गया। लिन बेई ने अतिरंजित लहजे में कहा। लिu यू ने सहमति में सिर हिलाया और गु चेंग की ओर देखा। गु चेंग, तुम बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं लग रहे हो। गु चेंग दीवार से उठकर सीधा खड़ा हुआ और बात करते हुए उन दोनों आदमियों के पीछे पीछे शिक्षण भवन के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। नीचे दिए गए सभी शिक्षक हमारे मुख्य विषय के प्रशिक्षक हैं। क्या शोध प्रबंध केवल एक औपचारिकता नहीं है? ये सच है, लेकिन मुझे शिक्षक को देखते ही डर लगता है। गु चेंग, लगता है शिक्षकों के साथ आपके अच्छे संबंध हैं। हाँ, शिक्षकों से निपटने के मामले में भाई चेंग बिल्कुल ऐसे ही हैं। लिu यू ने भी इस बात का समर्थन करते हुए अंगूठा ऊपर करके कहा, अगर हमारे पहले साल में भाई चेंग न होते तो हम दोनों को ही बड़ी गलतियां हो सकती थीं। #6 अध्याय 6 आपकी भाभी। जोड़ अध्याय 6 आपकी भाभी। लिu यू अपने पहले साल में छात्रावास छोड़कर बाहर जाने के अपने अनुभव के बारे में बात कर रही थी। उनके स्कूल में पहले साल के छात्रों को छात्रावास से बाहर रहने की अनुमति नहीं थी, उन्हें वापस अपने छात्रावास लौटना पड़ता था। स्कूल ने इस पर स्पष्ट रूप से रोक लगा रखी थी, लेकिन उनकी हर दिन जांच नहीं होती थी। विश्वविद्यालय जाने के बाद थोड़ी आज़ादी का आनंद कौन नहीं लेना चाहता। वे दोनों हमेशा चुपके से बाहर निकल जाते और रात वहीं बिताते। एक बार मुझे छात्रावास के पर्यवेक्षक ने पकड़ लिया, जिसने बाद में मेरी शिकायत शिक्षक से कर दी। गु चेंग ही वह व्यक्ति था जो शिक्षक से मदद मांगने गया था। लिu यू और लिन बेई मूल रूप से एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। जब वे प्रथम वर्ष में थे तब वे गु चेंग से परिचित नहीं थे और वे उसे थोड़ा नापसंद भी करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गु चेंग स्कूल में बहुत ही अच्छे व्यवहार वाला था। स्कूल में प्रवेश करते ही शिक्षकों के सामने दौड़ता रहता था, हमेशा सभी को देखकर मुस्कुराता था और लोगों के साथ व्यवहार में बहुत ही सहज और शिष्ट था। वह छात्र संघ में विदेश मामलों के मंत्री और छात्रावास प्रमुख हैं। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दिखावा करना पसंद है। इसी घटना के माध्यम से उन तीनों का परिचय हुआ। उन्हें करीबी रिश्ता भी नहीं कहा जा सकता था। उस समय गु चेंग उनके लिए सिर्फ पिता समान थे। उसके बारे में और जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि गु चेंग दिखावा करने वाला व्यक्ति नहीं था। वह एक अनाथालय में पला बड़ा था जहां उससे छोटे बच्चों को भी रखा जाता था। स्वाभाविक रूप से उसने कम उम्र में ही देखभाल करने वाले की भूमिका निभाना शुरू कर दिया था। यही कारण है कि वह अपने शिक्षकों का सम्मान करता था और दूसरों की देखभाल करने में माहिर था। जिन छात्र नेताओं के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा, वे सभी असफल रहे। उस समय कई लोग कक्षा पर्यवेक्षक के पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे और शिक्षक ने उन्हें भी कक्षा पर्यवेक्षक के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, ये कहते हुए कि वे इस काम के लिए सक्षम हैं, और उन्होंने ये अवसर किसी और को दे दिया। छात्रावास के प्रमुख का पद भी इसलिए चुना गया क्योंकि उनमें से किसी का भी चयन नहीं हुआ था, और गु चेंग ने हर दिन कमरे की सफाई का काम अपने ऊपर ले लिया और कभी इसकी शिकायत नहीं की। गु चेंग ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, इस बात को दोबारा मत उठाओ। मैंने इसका जिक्र अनगिनत बार किया है और अब तो मेरे कान सुन्न हो चुके हैं। हम इसका जिक्र कैसे नहीं कर सकते थे? उस समय आप किसी योद्धा की तरह थे जिन्होंने हमें विकट परिस्थितियों से बचाया था। स्कूल का मकसद सिर्फ लोगों को डराना है। वे हॉस्टल छोड़कर भागने वाले लोगों को अनदेखा करते हैं। अगर आप दोनों जाकर उनसे बात करेंगे तो वे आपकी सजा माफ करवा सकते हैं। अभी 5 बजे भी नहीं बजे थे और बाहर सूरज खूब चमक रहा था।
गु चेंग जब अपने छात्रावास की ओर वापस जा रहा था तो वह उन दो बातूनी लोगों के बीच में फंसा हुआ था और उनकी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी अज्ञात कारण से वे दोनों पिछली रात जो हुआ था उसे भूल गए। चलो आज रात बाहर जाकर खेल खेलते हैं, लिन बेई ने कहा। मैं सहमत हूं, लिu यू ने समर्थन व्यक्त किया। गु चेंग ने हाथ हिलाया। तुम दोनों जाओ, मैं अपने छात्रावास में सोने जा रहा हूं। क्या हो रहा है? क्या आप समूह को तोड़ रहे हैं? गु चेंग ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम दोनों यासुओ और योने को खिलाओ, ये तो मुफ्त की जीत है। पिताजी, क्या हम सिर्फ आप पर ही निर्भर नहीं हैं कि आप हमें आगे ले जाएं? आप तो 1000 अंकों के बादशाह हैं, क्या आपको इससे डर लगता है? बड़ा चढ़ाकर मत बोलो, मेरा उच्चतम स्कोर 400 है। गु चेंग ने बैठने का इशारा किया, उसकी आवाज में लापरवाही भरा घमंड था, लेकिन उसने तुरंत अवाक होकर कहा, एक का स्कोर 0-12 है, दूसरे का 0-13। मैं तुम दोनों के साथ कैसे खेलूं? भाई चेंग, मैं आपको इंटरनेट, एक बड़ी कोक और चावल के साथ पके हुए सुअर के पैर का एक कटोरा खिलाऊंगा, लिu यू ने कहा। गु चेंग ने अपनी बाहें मोड़कर कहा, यह मुझे भोजन नहीं करा रहा है, ये तो मेरे भावनात्मक कष्ट के लिए मुआवजा है। अरे भाई, तुम्हारी खुशबू तो कमाल की है। क्या तुम हमें भी अपने साथ ले जा सकते हो? लिu यू, जो गु चेंग से चिपक कर मजाक करने की बातें कर रही थी, उसे सूंघने के लिए उसके करीब झुकी और अचानक जम गई। नहीं, गु चेंग, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। ये कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट की गंध नहीं है, यह मीठी खुशबू है। गु चेंग भी अचंभित रह गया। उसने अपना हाथ उठाया और सूंघा, और सचमुच उसे अपने शरीर पर एक बहुत ही मीठी खुशबू महसूस हुई, संभवतः शेन युआन की। ये समूह अनजाने में पुरुषों के छात्रावास भवन में पहुंच गया था। इससे पहले कि गु चेंग कुछ कह पाता, ऊपर देखते ही उन तीनों को एक परिचित आकृति दिखाई दी। लुओ चुसू ने हल्के गुलाबी रंग की छोटी आस्तीन वाली कमीज, जीन्स और सफेद स्नीकर्स पहने हुए थे। उसके भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे और गु चेंग को देखकर उसकी गोल चमकदार आंखें और भी चमक उठीं। हालांकि उसकी मुस्कान बस एक पल के लिए ही टिकी रही और फिर उसने तुरंत मुंह बना लिया। भाई गु चेंग टिल्ड। उसकी आवाज इतनी मधुर और कोमल थी कि मानो मिठास टपक रही हो। उसकी निगाहें गु चेंग पर टिकी हुई थीं, मानो उसने गु चेंग के हाथों कोई अन्याय सहा हो और उससे न्याय की गुहार लगा रही हो। लिन बेई और लिu यू उसकी शक्ल देखकर अपना गुस्सा काबू में रखने से खुद को रोक नहीं पाई और उसका उपहास उड़ा दिया। अगर गु चेंग वहां न होती तो वे उसे खूब डांटती। क्या हुआ? गु चेंग ने उससे पूछा। लुओ चुसू उसके करीब झुक गई। भाई गु चेंग, क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं और मुझसे बात नहीं करना चाहते? गु चेंग ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। तो फिर आप मेरे संदेशों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? गु चेंग ने सुबह उठते ही शेन युआन से बात करना शुरू कर दिया, जब तक कि उसे लिन बेई और दूसरे व्यक्ति का फोन नहीं आया, और फिर वह अपनी स्नातक स्तर की परीक्षा में भाग लेने के लिए वापस भागा। मैं अपने फोन को नहीं देख रहा था। जैसे ही गु चेंग बोल रहा था, उसने अपना फोन निकाला और लुओ चुसू की चैट विंडो खोली। प्रोफाइल पिक्चर पर एक छोटा सा लाल बिंदु प्रमुखता से दिखाई दे रहा था। उसने प्रतीकात्मक रूप से उस पर क्लिक किया और एक नज़र डाली। जब तक भाई गु चेंग मुझसे नाराज नहीं है, हम हमेशा अच्छे भाई बहन बने रहेंगे, है ना? भाई, मुझे जल्द ही एक भाभी ढूंढ दो। गु चेंग ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया, उसकी मुस्कान रहस्यमय थी। अब मुझे समझ आ गया। भाई गु चेंग, आप सचमुच अब मुझसे नाराज नहीं हैं, है ना? लड़की ने दया भरी नजरों से गु चेंग की ओर देखा। गु चेंग ने सिर हिलाया। गुस्सा मत हो, तुम सही हो। मैंने हमेशा तुम्हें छोटी बहन की तरह माना है। अच्छी बात है। उनकी हमेशा वाली गर्मजोशी भरी मुस्कान देखकर लुओ चुसू को काफी राहत महसूस हुई। वह गु चेंग के सामने खड़ी थी। जब गु चेंग ने उसे अपने बंद पड़े फोन पर चल रही बातचीत का इंटरफेस दिखाया, तो उसने हल्के से देखा कि उसकी पिन की हुई पोस्ट गायब हो गई थी। इसके बाद एक और डायलॉग बॉक्स दिखाई दिया, लेकिन फोन उल्टा होने के कारण मैं ठीक से देख नहीं पाया कि उसमें क्या लिखा था। ऐसा लग रहा था कि वह पूछ रहा था कि गु चेंग कहाँ है। ये व्यक्ति कौन है? लुओ चुसू ने उत्सुकता भरे भाव से पूछा। गु चेंग ने कुछ पल उसे घूर कर देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपकी भाभी। लुओ चुसू के भोले भाले चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी छा गई, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई। गु चेंग ने कल उसके साथ छुट्टियां बिताने की योजना बनाई थी और अचानक कहीं से एक गर्लफ्रेंड आ गई। ये कैसे संभव है?
उसने उसकी पोस्ट जल्द ही मेरे लिए एक भाभी ढूंढो जरूर देखी होगी और फिर उसे उकसाने, उसे असुरक्षित महसूस कराने और उसे अपने साथ रहने के लिए मनाने के लिए लापरवाही से ऐसा कह दिया होगा। प्रतिक्रिया काफी त्वरित थी, लेकिन इतनी सरल चाल से कोई कैसे मूर्ख बन सकता है। लुओ चुसू ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और नखरे भरे लहजे में कहा, भाई गुचेंग, आज एक मशहूर रेस्टोरेंट में एक कार्यक्रम है। जगह बहुत अच्छी है और मैंने सुना है कि वहाँ कुछ खेल भी होंगे। कैसा रहेगा अगर मैं आपको बाद में डिनर पर ले जाऊं? मुझे अभी अभी तनख्वाह मिली है, मैं आपको वहाँ ले चलूंगा। लिu यू और लिन बेई छात्रावास के सामने की सीढ़ियों पर खड़े थे। मुझे ये सोचे बिना नहीं रहा कि उसका अभिनय वाकई बहुत अच्छा था। वह बिल्कुल एक छोटी बहन की तरह लग रही थी जो गर्व से अपने भाई को बता रही हो कि उसे अपनी तनख्वाह मिल गई है। ये सच है कि निम्न स्तर की ग्रीन टी केवल लाभ लेती है, लाभ नहीं देती, जबकि उच्च स्तर की ग्रीन टी छोटे छोटे लाभों से बड़े परिणाम प्राप्त करती है। लेकिन आज 21 मई है, जोड़ों का दिन, ठीक है। अपने भाई बहन होने की बात कहने के बाद क्या उन्हें गु चेन से साथ में त्योहार मनाने के लिए कहना चाहिए? इसके अलावा गु चेन के आसपास होने पर क्या उसे पैसे खर्च करने की अनुमति होगी? बिना देर किए लिu यू और लिन बेई सीढ़ियों से 2 कदम नीचे उतरे, गु चेन का कोट उठाया और छात्रावास की ओर चल दिए। मेरे पति का शेड्यूल हम दोनों के लिए पहले से ही बुक है, इसलिए वो आपके साथ नहीं आ सकते। आप किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते? कल वाला लड़का शायद आपके साथ गेम खेलने में खुश होगा। लिu यू की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। वह पहले से ही लंबा और मजबूत था और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गु चेन को खींचा, जिससे गु चेन लगभग गिर ही गया। लुओ चुसू को जवाब देने का मौका मिलने से पहले ही उसे घसीटकर पुरुषों के छात्रावास में ले जाया गया। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 7 अध्याय 7 में जब उसने अपने भाइयों को बताया कि उसकी एक प्रेमिका है, तो किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। जोड़ अध्याय 7 जब मैंने अपने भाइयों को बताया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। दोनों अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। फिर उन्होंने छात्रावास का दरवाजा जोर से खोला और लिu यू सीधे गु चेन की जगह की ओर चल पड़ी। उसने गु चेन की मेज की दराज से सीधे एक छोटा लाल डिब्बा निकाला। इस पर कार्टियर ब्रांड का लोगो प्रमुखता से प्रदर्शित है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हुए 1-2 महीने तक गेम बूस्टिंग और गेमिंग सेवाएं दे रहे थे। क्या कल आपने उसके लिए जो अंगूठी खरीदी थी वही आप उसे देने की योजना बना रहे थे? क्या आपको गु चेन से पूछने की भी जरूरत है? अंदर लिखे शिलालेख को देखिए। लिu यू ने अंगूठी को पलट दिया, जिसके अंदर एक उत्कृष्ट नक्काशी दिखाई दी जो लू चूसू के अंतिम 2 अक्षरों का संक्षिप्त रूप थी। CS। हाँ, गु चेन अवाक रह गया। वह न केवल उसे ये देने वाला था, बल्कि उसने कल ही उससे अपने दिल की बात कहने की योजना भी बनाई थी। सौभाग्यवश मैंने ऐसा नहीं किया। तो तुम कह रहे हो कि तुम उसे छोटी बहन की तरह मानते हो? गु चेन, इससे बेहतर होगा कि तुम उसे एक कुत्ता दे दो। दोनों को देना बेहतर होगा। आखिरी कुछ शब्दों के लिए लिu यू और लिन बेई की आवाजें आश्चर्यजनक रूप से एक साथ गूंज उठीं। एक साथ पुई कहने के बाद उन्होंने गु चेन से बात की। उसे ये मत दो, वो इसके लायक नहीं है। कल जैसे दिन वो एक आदमी के साथ बाहर गई थी और शायद उसने उसे सब कुछ दे दिया होगा। क्या तुम चाहते हो कि आखिर में तुम्हें ही इसका खामियाजा भुगतना पड़े? लिन बेई ने अंगूठी के अंदर की नक्काशी को घूरते हुए हौंफते हुए कहा, मुझे कहना पड़ेगा, यह नकली अंगूठी उस पर खूब जंच रही है। तुम तो बिल्कुल ही घटिया हो। गु चेन ने दोनों पुरुषों की कड़वी और द्वेषपूर्ण सलाह सुनी, एक कुर्सी खींची, बैठ गया और असहाय होकर मुस्कुराया। हो सकता है कि मुझे वे पहले पसंद रहे हों, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। मुझे बस इतना लगता है कि चूंकि हम कभी साथ नहीं थे, इसलिए चीजों को असहज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही। तुम्हें यह मिल गया है। सच में, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं उसे तोहफा नहीं दूंगा, मैं इसे बाद में लौटा दूंगा। दोनों लोगों के अविश्वास भरे चेहरों को देखकर गु चेन ने गंभीरता से कहा, इसके अलावा मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। लिu यू और लिन बेई ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। गु चेन ने काफी तेजी से प्रतिक्रिया दी, वह लुओ चुसू को थोड़ा उत्तेजित करना भी जानता था। हाँ, उस समय मुझे काफी आश्चर्य हुआ था। कल मैं बीच में ही शराब पीकर घर तो नहीं चला गया था ना। मैं एक लड़की के साथ था। चीजें थोड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थीं, लेकिन युवा लोग आमतौर पर तेज गति से ही आगे बढ़ते हैं, है ना?
अपने भाई से इस बारे में कैसे बात करूं, इस पर काफी देर तक विचार करने के बाद आखिरकार मैंने उसे सच बता ही दिया। हालांकि उसे अंदाजा था कि उन दोनों को ये बात बेहद आपत्तिजनक लगेगी, लेकिन कम से कम इससे उन्हें राहत तो मिली, ताकि उन्हें अब अपने रिश्ते के बारे में चिंता न करनी पड़े। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन दोनों को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। भाई, तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन हम दोनों को बेवकूफ मत बनाओ। लिन बेई ने गु चेन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। गु चेन हैरान रह गया और बोला, मैं तुम दोनों से झूठ क्यों बोलूंगा? अपनी इस अड़ियल मानसिकता के साथ तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक ड्रिंक के बाद किसी को डेट करना शुरू कर सकते हो। तुम मजाक कर रहे हो। हाँ, और युवा लोग बहुत तेज गति से चलते हैं। गु चेंग, तुम्हें पता नहीं, तुमने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया। गु चेंग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ सिर हिलाया। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बात मान लोगे। तुमने सच में एक रात के लिए साथ रहने की हिम्मत की। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इस इमारत से कूद जाऊंगी। लिu यू बेसुध होकर हंस पड़ी। गु चेंग अवाक रह गया। आखिरकार उसने वो बात कह ही दी जिसे कहने में उसे शर्म आ रही थी, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने बेबसी से पलट कर पूछा, नहीं तो मैं रात में कहाँ जाऊंगा? दोनों चलकर उसके पास आए, एक एक करके उसके कंधे थपथपाए और गहरी आवाज में बोले, तुम कहाँ जा सकते हो? शायद तुम कहीं छिपकर रो रहे होगे या अकेले शराब पी रहे होगे। चेंग, क्या तुम्हें पता है कि हमने आज तुमसे सिर्फ एक बार ही क्यों पूछा और फिर कल तुम कहाँ गए थे, इस बारे में बात करना क्यों बंद कर दिया? हम सोच रहे थे तुम और कहाँ हो सकते हो। शायद तुम कहीं छिप रहे होगे, उदास होगे, अकेले रहना चाहते होगे और नहीं चाहते कि हमें पता चले। इसलिए हमने पुराने घावों को कुरेदने का फैसला नहीं किया। हाँ, गु चेंग, हमसे झूठ बोलने का क्या मतलब है? गु चेंग उन दोनों व्यक्तियों के तर्कसंगत और सुस्थापित विश्लेषण का खंडन करने में असमर्थ था। इन दोनों ने तो रात के लिए उसके ठिकाने की योजना भी बना ली थी। मैं की बात बंद करो। अगर यह सच है तो तुम उनका पर्दाफाश करो और हम तुम्हें पूरे शहर में दावत देंगे। आज रात के तुम्हारे होटल के कमरे का खर्च भी हम वापस कर देंगे। मैं तुम्हारे लिए एक रात के लिए डीएन होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर ठहरने का इंतजाम कर दूंगा, लिu यू ने उदारता से कहा। लिन बेई ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, लिu यू, तुम खुद ही इंतजाम कर लो। इस यात्रा के बाद तो मेरे पास खुद को बेचने के भी पैसे नहीं बचेंगे। डीएन होटल में शुरुआती कीमत 8,000 है और सबसे ऊपरी मंजिल पर अच्छे नज़ारे वाले कमरे की कीमत 25,000 है। लिu यू ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा, मानो कह रही हो, अगर तुम खुद को बेचने जाओ तो क्या कोई तुम्हें खरीदेगा? और रहस्यमय ढंग से फुसफुसाते हुए कहा, ऐसी शर्मनाक बातें कहना बंद करो। गु चेंग का कोई नहीं है। ये सच है। लिन बेई ने गला साफ किया और फिर और भी ज्यादा शेखी बघारते हुए कहा, पूरे देश को देखे तो आप और आपका साथी कोई भी जगह चुन सकते हैं, मैं उसका इंतजाम कर दूंगी। लिu यू ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, तुम नाटक करने में वाकई बहुत माहिर हो। बेशक, अगर आपको दिखावा करना ही है तो जमकर दिखावा कीजिए। राजधानी पर नजर रखना तो बहुत छोटी बात है। गु चेंग ने अपने सिर के पीछे खुजली की। इन दोनों ने बिल्कुल सही बात कही थी। क्या वह और शेन युआन कल रात यहीं नहीं रुके थे? इसके अलावा उन्होंने उसे कमरे के किराए की गणना करने में मदद की, जिसके लिए उसके पास उस समय नहीं था। क्या यह इतना महंगा है? हालांकि उनकी उकसावे वाली बातों को सुनने के बाद गु चेंग के पास इस बार कहने के लिए सचमुच कुछ नहीं था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वे शेन युआन के साथ चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे और पहले इसका परीक्षण करेंगे। वे सीधे किसी को क्यों बुलाएंगे? वे उन्हें क्या समझते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके बुलाने पर आ जाता है? दूसरे, उसके दोनों भाई अपना वादा नहीं निभा सके और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। गु चेंग ने आह भरी और विषय बदल दिया। ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। मैं तुम दोनों को डिनर पर ले चलता हूं और फिर मैं तुम्हें खेल खेलने ले जाऊंगा। चलो इस विषय को यहीं खत्म करते हैं। लिu यू और लिन बेई ने एक दूसरे पर नजर डाली। देखा, गु चेंग हमारे कुछ ही शब्दों के बाद अपना नाटक जारी नहीं रख सका। हाँ, वो अब विषय बदलने लगा है। उसने तो हमारे साथ खेल खेलने का भी प्रस्ताव रखा है। इससे पहले उसने कभी हमारे साथ खेल खेलने का प्रस्ताव कब रखा था? लेकिन उनका मकसद गु चेंग के झूठ को उजागर करना नहीं था, वे बस इतना चाहते थे कि गु चेंग लुओरू को नजरअंदाज कर दे। दोनों जोर से हंसे और स्वाभाविक रूप से एक नया विषय शुरू कर दिया। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, खाना खाते हैं और खेल खेलते हैं।
तुम्हें मुझे खिलाने की जरूरत नहीं है, मैंने वादा किया है। चलो कुछ खाते पीते हैं, हम तीनों को साथ में बहुत मजा आएगा, लिu यू ने कहा। गु चेंग ने सिर हिलाते हुए कहा कि ऐसे दो सच्चे दोस्तों का साथ पाकर वाकई अच्छा लग रहा है। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक किया। अगर आप दोनों अलग अलग हीरो बनकर खेलना शुरू कर दे तो और भी अच्छा होगा। ये ठीक नहीं है, दोनों ने सिर हिलाया और एक साथ जल्दी से कहा। गु चेंग हंसते हुए बोला, तो मैं ग्रीन गॉड बनकर आप लोगों के साथ शामिल हो जाऊंगा। हम ठीक हैं, भले ही आप आइवन जंगल खेल रहे हो, आप हमें जिता सकते हैं। हमें आप पर भरोसा है। गु चेंग हंस पड़ा। मैं इसे लगा दूंगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और गु चेंग को चिढ़ाने लगे, उसके कपड़े पकड़कर उसे गुदगुदी करने की कोशिश करने लगे। गु चेंग वैसे भी अपना सूट बदलने वाला था, इसलिए उसने एक सुविधाजनक बहाने के तौर पर अपने कपड़े उतार दिए। फिर गु चेंग ने अपनी सफेद कमीज के बटन खोलना शुरू कर दिया। तुम दोनों जल्दी करो, मजाक करना बंद करो, लिu यू ने ओह कहा और अपने बिस्तर पर वापस जाने ही वाली थी कि उसका सिर, जो अभी अभी दूसरी तरफ मुड़ा था, अचानक गु चेंग की कॉलेबोन पर वापस आ गिरा। बकवास। उसकी गर्दन पर एक हल्का गुलाबी निशान विशेष रूप से ध्यान देने योग्य था। उसके आश्चर्यचकित भाव को देखकर लिन बेई ने उसकी ओर देखा और उछल कूद कर रहे लिu यू को वापस उसके बिस्तर पर खींच लिया। इसमें बड़ी बात क्या है? शायद मच्छर का काटा होगा या गु चेंग ने खुद को खुजा लिया होगा। स्ट्रॉबेरी के अलावा और क्या हो सकता है? बहुत। गु चेंग को अपनी गर्दन पर तब तक कुछ भी नजर नहीं आया जब तक उसने आईने में नहीं देखा और उसे कई छोटे लाल निशान दिखाई दिए। सच कहें तो उन्हें सिर्फ एक ही दाग दिखा, क्योंकि सफेद कमीज के ज्यादा बटन खुले नहीं थे। अगर गु चेंग ने एक और बटन खोल दिया होता तो उन्हें 4-5 दाग दिख सकते थे। गु चेंग अलमारी में गया और एक पतली विंडब्रेकर जैकेट ढूंढी, उसे पहना और पूरी तरह से जिप बंद कर ली। उन तीनों ने अपना सामान पैक करना समाप्त किया और बाहर की ओर चल दिए। उन दोनों ने गु चेंग की ओर देखा। क्या आपको गर्मी नहीं लग रही? बाहर का तापमान 20 डिग्री से ऊपर है। गु चेंग ने शांत भाव से सिर हिलाते हुए कहा, जैसा कि पुरानी कहावत है, वसंत में गर्म कपड़े पहनो और शरद ऋतु में हल्के कपड़े पहनो। लिu यू ने जीभ चटकाते हुए कहा, मेरे दादाजी भी हमेशा यही कहते हैं। गु चेंग हंसते हुए बोला, तो फिर जोर से चिल्लाओ। रोल। वे तीनों आपस में मजाक करते और हंसते हुए नीचे चले गए। जब मैं नीचे पहुंचा तो मैं दंग रह गया। वे कम से कम आधे घंटे तक ऊपर ही रुके रहे और लुओ चुसु अभी भी वहीं पुरुषों के छात्रावास के प्रवेश द्वार पर सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। #8 अध्याय 8 हम दोनों का कोई संबंध नहीं है। जोड़। अध्याय 8 हमारा कोई संबंध नहीं है। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? लिu यू ने आश्चर्य से पूछा। लुओ चुसु ने उसकी बात अनसुनी कर दी, तेजी से आगे बढ़ी और गु चेंग का हाथ पकड़ने की कोशिश की। गु चेंग बच निकला, लेकिन लुओ चुसु इतनी फुर्तीली थी कि उसने अपना हाथ गु चेंग के हाथ के मोह में फंसा लिया। उसने दयनीय चेहरे के साथ गु चेंग से कहा, मैं भाई गु चेंग का इंतजार कर रही हूं ताकि हम साथ में खाना खा सकें। गु चेंग ने फ्राउनिंग करते हुए कहा, मैंने आपको पहले ही मैसेज कर दिया है। मैं नहीं जा रहा हूं। मेरा फोन बंद हो गया था, इसलिए मुझे संदेश नहीं मिला। भाई, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? तुमने पहले कभी मेरे साथ खाना खाने से मना नहीं किया, लेकिन आज तुम बिल्कुल अलग लग रहे हो। वह इतनी नाजुक लग रही थी, मानो गु चेंग के इनकार पर वह किसी भी क्षण फूट फूट कर रो पड़ेगी। लिu यू और लिन बेई को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। गु चेंग अत्यंत कोमल हृदय का था, भला वह उसके छल का विरोध कैसे कर सकता था। ठीक उसी समय जब वे गु चेंग को अपने साथ ले जाने की योजना बना रहे थे, अचानक एक कार उनकी ओर तेजी से बढ़ी। ये ठीक उनके बगल में आकर रुक गया। सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन लुओ चुसु के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। लगभग 25 वर्ष की आयु का एक युवक BMW की ड्राइवर सीट से बाहर निकला। उसके चेहरे की बनावट तो सामान्य थी, लेकिन उसका पूरा व्यवहार कुछ हद तक अभद्र था। ये सब खींचतान क्यों कर रहे हो? चेन लेई समूह की ओर बढ़ा, उसकी निगाहें लुओ चुसु पर टिकी हुई थीं। लुओ चुसु एक पल के लिए तनाव में आ गई, फिर तुरंत गु चेंग को छोड़ दिया और जल्दी से समझाने लगी। यह मेरा भाई है। चेन लेई ने अनायास ही पूछा, मेरा अपना भाई? नहीं नहीं, वह मेरा अच्छा पड़ोसी है। चेन लेई ने हैरानी से कहा, मुझे लगता है मैंने उसे कल देखा था। लुओ चुसु ने समझाया, हाँ, हम कल स्कूल के गेट पर बात कर रहे थे। कुछ नहीं, बस अपनी गर्लफ्रेंड से कम बात करना, समझे? चेन लेई की निगाहें गु चेंग पर टिकी देखकर लिu यू और लिन बेई ने भौहें चढ़ा ली और सतर्क हो गए,
उन्हें चिंता थी कि कहीं वे दौड़कर गु चेन से झगड़ा शुरू न कर दें। जिस तरह से वे गु चेन का सामना करने के लिए अपनी संप्रभुता का दावा करते थे, वह विशेष रूप से परेशान करने वाला था। ये स्पष्ट रूप से लुओ चुसु ही थी जो गु चेन से मिलने आई थी, है ना? हालांकि जब वे दोनों अपने अलार्म बजाते हुए चेन लेई को देखने गए, तो उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह व्यक्ति दिखावटी उपद्रवी किस्म के व्यक्ति से थोड़ा अलग प्रतीत होता है। उसने गु चेन पर बस एक नज़र डाली और फिर झट से अपना सिर घुमाकर लुओरू की ओर देखने लगा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, ठीक वैसे ही जैसे मेट्रो में अपने फोन को देख रहे उस बूढ़े आदमी के होठों पर थी। लुओ चुसु उसकी बातें सुनकर चिंतित हो गई। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी प्रेमिका कब बन गई? हम तो बस सहकर्मी हैं। बोलते समय उसने 2 बार तिरछी नजर से गु चेन की ओर देखा। तुमने उपहार स्वीकार किया, खाना खाया, मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ने दिया, 20 मई मेरे साथ बिताए और मुझे डार्लिंग तक कहा। क्या तुम मुझे बैकअप प्लान के तौर पर रख रही हो? चेन लेई मुस्कुराया और उसके गले में लटके डिजाइनर हार को पकड़ लिया, जो उसने कल उसके लिए उपहार में खरीदा था। चेन लेई के अचानक गुस्से भरे आउटबर्स्ट से वह चौंक गई और सहम गई। मैंने नहीं किया। चेन लेई की आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। शाओ सु, मेरा इरादा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करने का नहीं था। कल तक सब ठीक था। जब मैंने तुम्हें किसी दूसरे आदमी को खींचते झटकाते देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाए। या फिर मुझे सीधा जवाब दे दो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? अगर मैंने गलत समझा है और तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं मानती हो, तो हमारा रिश्ता खत्म और मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। लुओ चुसु घबराई हुई लग रही थी। उसने कल ही गु चेन को बताया था कि चेन लेई उसका सहकर्मी है, और अब चेन लेई अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए उसके पास आया था। अगर वह इसे स्वीकार करती है तो ये ठीक वैसा ही होगा जैसा उसने कल गु चेन से झूठ बोला था। लेकिन अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, चेन लेई के पास गु चेन की तरह अच्छे शब्दों का प्रयोग करने की क्षमता नहीं है। हालांकि उसका चेन लेई के साथ संबंध स्थापित करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चेन लेई उसका सहकर्मी बिल्कुल नहीं था। वह उस वेब सीरीज में निवेशक था जिसमें वह काम कर रही थी। चेन लेई की मदद से उसे कई अवसर मिल सकते थे। इसके अलावा अगर हम थोड़ा पीछे जाकर भी देखें, तो उसने वास्तव में कभी गु चेन से संबंध नहीं तोड़े थे। वे हमेशा एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानते थे। गु चेन के पक्ष को संभालना आसान है, उसने थोड़ी शिकायत भरे लहजे में कहा। बेशक मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें पहले से ही अपना प्रेमी मानती हूँ। बस बात यह है कि हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते और मुझे घुलने मिलने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती हूँ। लुओ चुसु के शब्द बहुत ही सहज स्पष्टीकरण थे। जब उसने उससे उसकी प्रेमिका के बारे में पूछा तो ऐसा लगा मानो वह छोटी लड़की संकोच कर रही हो और यह बात स्वीकार करने में शर्म महसूस कर रही हो। तो मेरी शियाओजू बस शर्मा रही थी। चेन लेई की हंसी में व्यंग्य का भाव था। अरे शियाओजू के भाई, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई गलत विचार मत रखना, समझे? मुझे जवाब दो। लुओ चुसु की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे सचमुच डर था कि गु चेन उसके एक तरफा प्यार या निंदा के बारे में कुछ कह देगा, या चेन लेई सोचेगा कि वह उसे धोखा दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। चेन लेई के माध्यम से उसने अपराधबोध और बेबसी से भरी आंखों से गु चेन की ओर देखा, मानो कह रही हो, कृपया मेरी मदद करें। यह मत कहो कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आया था। मुझे यह मत बताना कि मैंने तुमसे कहा था कि वह और मैं सिर्फ सहकर्मी हैं। मुझे बेनकाब मत करो। चेन लेई द्वारा लुओ रू के असली रंग उजागर करने के बाद लिन बेई और लू यू को राहत महसूस हुई। हालांकि यह गु चेन के लिए थोड़ा दुखद हो सकता है, लेकिन लुओ चुसु उस लालची और चालाक महिला के लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खत्म करने का ये सबसे प्रभावी तरीका है। अब वे बस यही चाहते हैं कि गु चेन सब कुछ उजागर कर दे, इस महिला को दोषी ठहराए और लुओ चुसु को कुछ भी न बचे। उन दोनों ने बस गु चेन के चेहरे के भावों पर एक नज़र डाली। मैंने देखा कि गु चेन के चेहरे पर एक जटिल और आत्मनिंदा की भावना झलक रही थी। हमारा कोई रिश्तेदारी का रिश्ता नहीं है, हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। मैं भविष्य में उससे कम संपर्क रखूंगी। चेन लेई ने उसकी ओर पीट करके यह बात कही। बात एक दूसरे से कम संपर्क करने की नहीं है, बात एक दूसरे से बिल्कुल भी संपर्क न कर पाने की है। क्या आप लोगों में सीमाओं का कोई बोध नहीं है? गु चेन ने शांत भाव से कहा, हाँ, मुझसे गलती हो गई। अब हमारा कोई संपर्क नहीं है। जैसा कि उन्हें आशंका थी, लू यू और लिन बेई की चिंता आखिरकार दूर हो गई। उन दोनों ने गु चेन को एक एक तरफ खींच लिया। दांत किटकिटाने की आवाज धीमी आवाज में सुनाई दी। गु चेन,
तुम क्या कर रहे हो? आखिर उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? आप उनके प्रति इतने अधीन क्यों हैं? गु चेंग ने चेन लेई की पीठ के पीछे से लुओ चुसू को ध्यानपूर्वक देखा। हालांकि वे सिर्फ 1 या 2 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उनके बीच एक पहाड़ खड़ा हो। वह मूर्ख नहीं है, वह स्वाभाविक रूप से समझता है। लुओ चुसू उसे बैकअप विकल्प के रूप में रखना चाहती थी और उसे लटकाए रखना चाहती थी। नहीं, वो सबको बैकअप प्लान के तौर पर रखना चाहती थी, लेकिन जब कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया, तो उसके पास उसे छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, जो उससे भी ज्यादा बेकार और बात करने में आसान था। कितना हास्यास्पद है। दरअसल वह अनजान रहने वाला व्यक्ति नहीं था, वह बस उस समय के बारे में सोच रहा था जब वे पहली बार मिले थे। जब वह महज 13 साल का था तब उसे गोद लिया गया था। वह लुओ चुसू के पड़ोसी बन गए। अपने माता पिता के पीछे छिपी हुई छोटी बच्ची ने डरते हुए उसकी ओर देखा और चुपके से उसे अपने पास जमा किए हुए कुछ स्नैक्स और खिलौने दे दिए। उस समय गु चेंग पहली बार बाहरी दुनिया का अनुभव कर रहा था, एक नए जीवन और परिवार में घुल मिल रहा था, और वह डरा हुआ भी था। ये गर्माहट उसके लिए बहुत अनमोल थी, इसलिए गु चेंग उसकी रक्षा करना चाहता था। इसीलिए गु चेंग ने कहा कि उसकी अपनी भावनाएं अस्पष्ट थीं और शायद वह वास्तव में उसे एक छोटी बहन के रूप में ही देखता था। वर्तमान दृश्य भाग्य की एक कड़ी जैसा प्रतीत हो रहा था, और वह अब भी दूसरों के पीछे से डरते हुए उसे देख रही थी। ये तो काफी विडंबनापूर्ण है, लेकिन गु चेंग किसी व्यक्ति की आलोचना करने में अतिवादी नहीं बनना चाहता। उनका मानना है कि जब लुओ चुसू ने शुरू में उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, उन्हें मिठाई और खिलौने दिए और कहा कि वह उन्हें आसपास के माहौल से परिचित कराने में मदद करेंगे, तो उनका इरादा नेक था। वह सचमुच अपने भाई से दोस्ती करना चाहती थी। लोग बदल जाते हैं, इसे समाज ने भ्रष्ट और सड़ा दिया है। ये तो बस एक घिसी पिटी कहानी है जिसमें एक सिंदूरी तिल मच्छर के खून में बदल जाता है। इसे सफलता के लिए संघर्ष करने और सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की एक प्रेरक कहानी भी माना जा सकता है। गु चेंग अब अहंकारपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहता था और अपने लिए न्याय की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में लुओ चुसू के लिए उसकी भावनाएं दोस्ती की थी या रोमांटिक प्रेम की। मान लेते हैं कि जैसा कि उसने परिभाषित किया था, वे सिर्फ दोस्त, भाई बहन और पड़ोसी थे। उसके बाद हम सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो गए। इस बार लुओ चुसू की मदद करना उसके बचपन में लुओ चुसू द्वारा दिए गए स्नेह का प्रतिफल माना जा सकता है। गु चेंग ने शांत भाव से कहा, हमारा कभी कोई रिश्ता नहीं था। मैं तो बस तथ्य बता रहा हूँ। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #9 अध्याय, महिला आ गई है, सब लोग रास्ते से हट जाओ। जोड़ अध्याय 9, युवती आ गई है, सब लोग रास्ते से हट जाओ। लिन बेई ने अपनी आवाज कुछ डेसिबल ऊंची कर दी। भाई, वो तो तुम्हें ढूंढते हुए आई थी। तुम ऐसा जता रहे हो जैसे तुम्हारा उसके साथ कुछ चल रहा हो। इसका क्या स्पष्टीकरण है? गु चेंग थकी हुई आवाज में उन दोनों को खींचते हुए बोला, चलो खाना खाते हैं। दुर्भाग्यवश वे उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। लिu यू ने अपनी गर्दन मोड़ते हुए चिल्लाया, भाई, अपनी गर्लफ्रेंड पर कड़ी नजर रखना, उसे कहीं भी अकेले मत जाने देना। 21 मई को किसी को अपने घर बुला लेना। लिन बेई ने भी चिल्लाया। हाँ, ठीक है, तुम दोनों बात करना बंद करो। गु चेंग, जो अब इस तमाशे में शामिल नहीं होना चाहता था, ने उन दोनों को समझाने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश दोनों ही अब जोश में आकर बेकाबू हो गए हैं। गु चेंग को लड़ाई में पड़ने से बचाने की कोशिश से शुरू हुआ मामला अब एक युद्ध में तब्दील हो गया है। वे उम्मीद कर रहे थे कि चेन लेई कुछ और भी कठोर कहेगा, या लुओ चुसू कुछ और भी अधिक चोट पहुंचाने वाली बात कहेगा जिससे वह गु चेंग से दूरी बना ले, ताकि वे जाकर उससे फिर से लड़ सकें और गु चेंग को उस विचार को हमेशा के लिए त्यागने पर मजबूर कर सकें। अंततः उनकी चीख पुकार को जिसने रोका, वह और कुछ नहीं बल्कि कैंपस में अचानक एक स्पोर्ट्स कार की तेज आवाज इतनी तीखी थी कि दोनों लोगों की आवाजें पूरी तरह से दब गईं। उनसे कुछ ही दूरी पर सड़क पर एक चमकीले लाल रंग की फरारी आकर रुकी। इन सभी लोगों में से केवल चेन ले ही ऐसा व्यक्ति था जिसकी जेब में स्पष्ट रूप से 2 अंक थे। लिu यू और लिन बेई चौंक गए। धिक्कार है, हमें पहले ही निकल जाना चाहिए था। क्या चेन लेई ने गु चेंग से निपटने के लिए लोगों को भेजा है? उस नंबर प्लेट पर 68 देखकर लगता है कि यह कार ऐसी नहीं है जिससे हल्के में लिया जाए। इस बार लिu यू और लिन बेई ने गु चेंग को दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते,
स्पोर्ट्स कार से एक पैर बाहर निकला, जिससे स्ट्रैपी सैंडल में लिपटा उसका लंबा पतला पैर दिखाई दिया। उसने सफेद हॉल्टन एक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी जो उसकी खूबसूरत आकृति को और भी निखार रही थी। उसके काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे, जिनमें से कुछ लंटें हवा में उड़ रही थीं। उसके चेहरे की बनावट बेहद खूबसूरत थी और उसकी फीनिक्स जैसी आंखें शांत और गंभीर लग रही थीं, जो एक शक्तिशाली और परिपक्व आभा बिखेर रही थीं। हालांकि उसके गुलाबी होंठ एक मुस्कान में ऊपर की ओर मुड़ गए, जिससे उसका चेहरा उज्जवल और खुशमिजाज दिखने लगा। सड़क पर काफी संख्या में छात्र इधर उधर घूम रहे थे। मैं अभी अभी उनका तमाशा देखने के लिए रुका था और वो वाकई एक अद्भुत नजारा था। साथ ही उस आलीशान स्पोर्ट्स कार से बाहर निकली बेहद खूबसूरत महिला का जिक्र तो करना ही क्या। सभी लोग उस महिला की शक्ल देखकर अविश्वास से घूर रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने पहले कभी उसके जैसी किसी को नहीं देखा था। अरे बाप रे, फरारी! इस कार की कीमत लाखों में होगी, है ना? ये संख्या करोड़ों में होनी चाहिए, है ना? फरारी इतनी महंगी नहीं होती। क्या ये हमारा स्कूल है? तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो जो व्यक्ति इतना आकर्षक दिखता है और इतने धनी परिवार से आता है, उसके बारे में मैंने पहले भी सुना होना चाहिए था। वह काफी परिपक्व लग रहा है, अब कॉलेज के छात्र जैसा नहीं लगता। शायद वह किसी दोस्त से मिलने आया है। मुझे लगता है वह BMW वाले आदमी के साथ है। ओह, गू चेंग की किस्मत वाकई बदकिस्मत है। उसने लुओ चुसू के प्रति इतनी दयालुता दिखाई कि मानो धूल में मिल गई हो। उसने उसे इस तरह की विकट परिस्थिति से भी बाहर निकाला और अब उसे अमीर लोगों के एक समूह द्वारा परेशान किया जा रहा है। बेशक जो लोग ध्यान से देख रहे थे उनमें लिन बेई और लू यू भी शामिल थे, जो अभी अभी भाग जाने के बारे में सोच रहे थे। जब महिला तेजी से गू चेन के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया, तभी सभी को होश आया। नहीं, ऐसा नहीं था कि उन्हें होश आ गया, सटीक कहें तो वे बुरी तरह डर गए थे। हनी टिल, तुम मेरे संदेशों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुम्हारी छात्रावास की इमारत को कब से ढूंढ रही हूँ। उसकी मधुर कोमल आवाज किसी के भी दिल को पिघला सकती थी। उसके मुंह से निकले दो शब्दों का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। रुको, ये सब क्या हो रहा है? क्या गू चेंग लुओ चुसू का पालतू कुत्ता नहीं है? क्या उसने विनम्रतापूर्वक लुओ चुसू का नाम साफ करने की कोशिश नहीं की? ओह, मैं समझ गया। गू चेन को लगा कि उसकी बेइज्जती हुई है, इसलिए उसने अपनी छवि सुधारने के लिए किसी को काम पर रखा और एक कार किराए पर ली। क्या क्या तुम सपना देख रहे हो? इसे किराए पर कैसे लेते हो? ये लड़की किसी मशहूर हस्ती जैसी दिखती है और वह तो ऐसी कार भी चला सकती है जिसकी नंबर प्लेट बीजिंग में पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। क्या वह सचमुच लोगों से अपनी प्रेमिका होने का नाटक करने के लिए पैसे लेगी? उनके आसपास के सभी लोग एक साथ बात कर रहे थे। दूसरी तरफ मौजूद लोग भी हैरानी से चिल्ला उठे। पति, लू यू ने आश्चर्य से कहा। पति, लिन बेई की आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पति, लुओ चुसू की आंखें चौड़ी हो गईं। चारों लोगों ने एक ही समय पर वे दो शब्द चिल्लाए, जिससे गू चेन चौंक गया। विशेषकर इसलिए क्योंकि लू यू और लिन बेई उसके बहुत करीब खड़े थे। उनकी चीखों से वह लगभग बहरा हो गया था। इससे पहले गू चेन को शेन युआन का एक संदेश मिला था जिसमें उसने पूछा था कि क्या उसने अपनी थीसिस का बचाव पूरा कर लिया है और वह कहाँ है। गू चेन ने बस इतना ही जवाब दिया कि वह अपने छात्रावास में है और दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहा है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि शेन युआन आने वाली है। हम भी इस समय बाकी सब लोगों की तरह ही असमंजस में हैं। तुम मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें ढूंढने आऊं? क्या तुम अपने दोस्त के साथ रहना चाहते हो? तो मैं चला जाता हूँ। आवाज इतनी मधुर, कोमल और दर्द भरी थी कि वह बस अप्रतिरोध्य थी। उसने कहा कि वह जा रहा है, लेकिन वह एक इंच भी नहीं हिला। उसकी निगाहें गू चेन पर टिकी हुई थीं। लू यू और लिन बेई ने गू चेन से पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। गू चेन उनसे झूठ नहीं बोल रहा था, उसकी वाकई एक गर्लफ्रेंड है। हालांकि इस महिला के बोलने का लहजा लुओ चुसू के लहजे जैसा ही लग रहा था, जिसमें सहानुभूति जगाने के लिए बनावटी कमजोरी और दयनीयता का थोड़ा सा भाव झलक रहा था। लेकिन उसके सामने खड़ा व्यक्ति सुंदर था, उसका शरीर सुगठित था, वह धनी था और अपनी दौलत का दिखावा नहीं करता था, जिससे गू चेन की पहचान की पुष्टि हो गई। किसी भी दृष्टिकोण से देखे तो गू चेन को न केवल कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वह अपने भाई को पिछली बेइज्जती का बदला लेने और उन दो कमीनों और कुत्तियों के सामने अपनी इज्जत वापस पाने में भी मदद कर सकता है। गू चेन और शेन युआन ने सबसे पहले बात की। हेलो भाभी। भाभी, भाई चेन को हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। अभी वो अपना फोन नहीं देख रहे थे।
वो पूरे समय आपके बारे में सोच रहे थे और काफी देर से आपके बारे में ही बातें कर रहे हैं। सच में, हनी, क्या तुमने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया है? गु चेंग ने उसकी आशा भरी और प्रसन्नता से भरी अभिव्यक्ति पर एक नजर डाली और सिर हिलाया। इसे परिचय माना जा सकता है, लेकिन उन दोनों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ, मैं अपना फोन चेक नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हैं। ओह, शेन युआन ने अपना हाथ गु चेंग की जेब में डाला, अंदर उसका हाथ पाया और उसे पकड़ लिया। फिर उसने दयनीय भाव से गु चेंग की ओर देखा। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आऊं या नहीं? मुझे नहीं लगता कि आप सच में चाहते हैं। अगर गु चेंग सच बताए तो उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वे एक दूसरे को 24 घंटे से भी कम समय से जानते थे और वह पूरी तरह से हैरान था कि वह किसी के साथ डेटिंग क्यों कर रहा है। लेकिन शेन युआन उसकी ओर देखते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। उसकी गहरी, चमकदार आंखों में मानो केवल वही समाया हुआ था। वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए तरसती है, खुद के द्वारा एक स्पष्ट पहचान पाने के लिए तरसती है और अपने बारे में सोचने के लिए तरसती है। उसने हाथ उठाया और मानो किसी आवेश में आकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम यहां आओ। मुस्कुराते हुए शेन युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहां आऊं, या तुम्हें मेरी याद आती है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे दोनों चाहिए। तो मुझे एक चुंबन दो। गु चेंग उसकी इस धृष्टता को देखकर अचंभित रह गया और कुछ बार खांसने के बाद उसके कान में फुसफुसाया। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए परेशानी पैदा न करें। जब तक कम लोग हैं तब तक सब ठीक है ना? वह बार बार यही कहता रहा कि उनका रिश्ता तब शुरू हुआ जब शराब पीने के बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया और उन्हें पहले एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि वह ये भी जानता था कि अगर उसने मना कर दिया तो शेन युआन जरूर नाराज हो जाएगा, इसलिए गु चेंग ने जल्दी से बहाना बनाते हुए कहा, ज्यादा लोग नहीं हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। दुर्भाग्यवश शेन युआन ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वह उसके करीब झुका, अपना सिर काफी नीचे किया और अपने गालों को आपस में सटा लिया। फिर शेन युआन ने उसके गाल पर जल्दी से एक चुंबन दिया। जब गु चेंग को पहली बार सार्वजनिक रूप से चूमा गया तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हो। शेन युआन ने मनमोहक मुस्कान बिखेरी। जब बहुत सारे लोग हों तो हंगामा मत करो, जब कम लोग हों तब बात करो। मैंने सुना है कि ये तुकबंदी भी है, लेकिन क्या ये मेरे लिए तुम्हारे बारे में नहीं है? नहीं, ये तुम्हारे लिए मेरे बारे में है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। लेकिन चलिए मजाक न करें, यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। गु चेंग को एहसास हुआ कि वह बहस नहीं जीत सकता, इसलिए उसने हार मान ली। लेकिन जैसे ही वह अपने आदमियों के साथ इस तमाशे से निकलने ही वाला था, फिर शेन युआन ने चेन लेई और लुओ चुसू की ओर देखा और पूछा, मैं आप दोनों को कुछ देर से बात करते हुए देख रहा हूं, आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? हमने ज्यादा बात नहीं की, बस यूं ही अनौपचारिक बातचीत की, गु चेंग ने कहा। मुझे दूर से ही तुम्हारी बहस सुनाई दे रही थी और मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच लड़ाई होने वाली है। शेन युआन की निगाहें चारों ओर घूम गईं। मेरे पति दयालु और बात करने में आसान है। जो कोई भी उन्हें धमकाने की कोशिश करेगा वह आकर मुझसे मिल सकता है। उसकी आवाज हमेशा की तरह मधुर और कोमल थी, गु चेंग के बगल में बैठी हुई, मानो कोई चंचल छोटी बच्ची नखरे दिखा रही हो। भले ही वह देखने में नाजुक लगे, लेकिन उसकी दौलत जो दूसरों से कहीं अधिक है, स्वाभाविक रूप से उसे अधिक दबदबा और रौब का भाव देती है। 10 अध्याय 10 अंतिम युद्ध क्षेत्र, तुम्हारी बहन मेरी बहन है। जोड़ अध्याय 10 अंतिम युद्ध क्षेत्र, तुम्हारी बहन मेरी बहन है। लिu यू और लिन बेई को लगा कि उन्हें कोई ऐसा मिल गया है जो उनका साथ देगा। अचानक एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी, जो शेन युआन को सीधे संबोधित करने की बजाय वहां खड़े दोनों लोगों का मजाक उड़ाने जैसी लग रही थी। क्या ये लगभग झगड़ा नहीं है? गु चेंग की बहन उसे रात के खाने पर बुलाने आई थी और फिर उसका प्रेमी दरवाजे पर आ गया और गु चेंग को भविष्य में उससे दूर रहने के लिए कहने लगा। लिu यू ने कहा। लिन बेई ने समझौते का समर्थन किया, ये पूरी तरह से भूलकर कि उसने पहले कहा था कि गु चेंग उनसे झूठ बोल रहा है। हाँ, मुझे नहीं पता कि वे क्या सोच रहे थे। मेरे भाई चेंग ने साफ साफ कहा था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी वे उसे ढूंढने आए। अब मुझे अपने भाई चेंग से ही स्पष्टीकरण मांगना पड़ेगा। अरे गु चेंग, तुम्हारी बहन कैसी है? क्या तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हो? शेन युआन ने मुंह फुलाकर गु चेंग को कई बार घूंसा मारा। लिu यू ने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। ओह नहीं, लगता है उसने कुछ गलत कह दिया।
उसने बहन वाली बात क्यों उठाई? उसने झुककर अभिवादन किया और क्षमाप्रार्थी भाव से गु चेन की ओर देखा। गु चेन उन दोनों की आपस में बातचीत सुन रहा था और उनके आसपास हो रहे हंगामे को देख रहे सहपाठियों ने लगभग उनके चारों ओर एक घेरा बना लिया था। गपशप की शोरगुल भरी आवाजें, और फिर शेन युआन का दयनीय चेहरा था, मानो वह कोई अयाश हो जिसे दूसरी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना पसंद हो और जो हर जगह बेतरतीब ढंग से छोटी बहनों पर अपना दावा करता हो। गु चेन को ध्यान का केंद्र बनना पसंद नहीं है, खासकर इतने अराजक और नाटकीय तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। उसने भौहें चढ़ाते हुए समझाया, हम बस दोस्त हैं। हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और वह मुझसे छोटा है, इसलिए मैं उसे दोस्त कहकर बुलाता हूँ। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। शेन युआन उससे लिपट गई और शरारती अंदाज में उसे डांटते हुए बोली, दोस्त तो दोस्त होता है, मुझे छोटी बहन क्यों कहते हो? मुझे दोबारा ऐसा मत कहना। ठीक है, मैं अब और फोन नहीं करूंगा। गु चेन की आवाज में हैरानी झलक रही थी। ये स्पष्ट नहीं था कि वह शेन युआन से कोई वादा कर रहा था या खुद से बात कर रहा था। अच्छा, मैं तुम्हें दोस्त बनाने से कैसे रोक सकती हूँ? मैं तो सबसे आज्ञाकारी इंसान हूँ। अगर तुम बहन गोद लेना चाहते हो तो ले लो। मैं क्या कर सकती हूँ? शेन युआन ने लुओ चुसु को बहुत ही उदार और सौम्य मुस्कान दी। आपकी बहन मेरी बहन है। वह बहुत अच्छी है। और जीजाजी कृपया गलतफहमी न पालें, मेरे और मेरे प्रेमी के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। उसकी मुस्कान, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती, दूसरों के लिए समझना मुश्किल है। समूह की ओर पीट करके खड़े चेनलेई को इस बात का भली भांति अंदाजा था कि उनके पीछे खड़ी निर्णायक और कुशल उत्तराधिकारी वास्तव में कितनी निर्दयी थी। शेन युआन को इतनी कोमल आवाज में बोलते हुए पहली बार सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके गले में मछली का कांटा फंस गया हो और वह कांटों पर बैठा हो। चेनलेई पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी और उसने आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा। मुझे आधे घंटे पहले शेन युआन से हुई फोन कॉल याद आ गई। चेनलेई, बहन युआन, कल कैसा रहा? आज रात मैं उसे उसके छात्रावास वापस ले गया। शेन युआन, आपकी कार्यकुशलता बेहद खराब है। जल्दी मत करो सिस्टर युआन। वो कमीनी मुझे बहलाने की कोशिश कर रही है, नखरे दिखा रही है। लेकिन ये तो बहुत आसान था। मैंने उसे 3500 युआन का हार खरीद कर दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। शेन युआन, इतनी तुच्छ सी चीज को उपहार में देना, आप वाकई में ये करना बखूबी जानते हैं। चेनलेई ने मजाक में कहा, क्या इससे आपके कुछ पैसे बचेंगे बहन? क्या मुझे उस थोड़े से पैसे की जरूरत है? मुझे उसके साथ जल्द से जल्द मामला सुलझाना होगा। मैं नहीं चाहती कि वह गु चेन के साथ उलझती रहे। हाँ, बस मजाक कर रहा था। सिस्टर युआन, आप समझ नहीं रही हैं। बात पैसे बचाने की नहीं है। पैसा तो महिलाओं के लिए होता है। अगर मैं उसे बहुत ज्यादा दे दूं और शुरुआत में ही उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूं, तो वह सोचेगी कि मैं आसानी से बहकाया जा सकता हूं। क्या गु चेन इसका एक सटीक उदाहरण नहीं है? उसे तो पूरी तरह से मूर्ख की तरह धोखा दिया गया। गु चेन के बारे में एक और शब्द कहने की कोशिश करो। बहन, मैं तो बस मजाक कर रही थी। शेन युआन, क्या तुम अपनी पहचान भूल गए हो? एक परिवार जो उन कुछ शब्दों पर बना है जो मेरी उंगलियों से फिसल जाते हैं। आज मैं तुम्हें सम्मान दे रही हूँ, तुम मुझे बहन कह सकते हो, लेकिन अगर कल मैं ऐसा नहीं चाहूँ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बीजिंग से गायब कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए श्रीमान शेन। मैं गलत था, मैं बेवकूफ था। गु चेन मेरे पिता हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गु चेन को पिताजी कहने की? दफा हो जाओ। ... चेनलेई ने गहरी सांस ली। अगर वह अपना जीवन जीना जारी नहीं रखना चाहता तो वह इस जगह पर एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहेगा। उसे गु चेन का सामना करने दो, लुओ चुसु का असली चेहरा देखने दो, लेकिन गु चेन को बहुत ज्यादा शर्मिंदा मत होने दो। इसलिए वह गु चेन के बारे में बात तो कर सकता था, लेकिन इस युवती के प्रेमी को नाराज करने के डर से एक बार भी गु चेन की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं यहाँ दिखावा करने और किसी को शर्मिंदा करने आया हूँ, उन्हें सबके सामने शर्मिंदा करने आया हूँ। वह वास्तव में पूरे समय उनकी तरफ पीठ करके खड़ा रहना चाहता था और उनके जाते ही भाग जाना चाहता था। लेकिन अब सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जब चेनलेई ने दोबारा मुड़कर देखा तो उसके चेहरे के भाव रोने की स्थिति से भी कहीं अधिक बदसूरत थे। शेन युआन द्वारा उसे ठंडी निगाहों से घूरने के बाद ही उसने संयमित और गरिमापूर्ण व्यवहार अपनाया और गु चेन से बात की। माफ कीजिए भाई, मुझे गलतफहमी हो गई थी। गु चेन ने शांत भाव से कहा, कुछ नहीं है।
शेन युआन ने बात संभालते हुए कहा, गलतफहमियां तो होती ही रहती हैं, उन्हें दूर कर लेना अच्छा होता है। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना नहीं चाहती थी, ताकि हम साथ में खाना खा सकें? बिल्कुल सही समय है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी यही है, चलो हम सब साथ चलते हैं। लिu यू और लिन बेई आंखें फाड़कर देख रहे थे, सोच रहे थे कि शेन युआन क्या कर रहा है। भला वे साथ में भोजन का आनंद कैसे ले पाएंगे। एक दूसरे को देखने के बाद उन्होंने गु चेन की ओर देखा और अंततः एक शानदार योजना बनाई, जिसे उन्होंने शेन युआन के सामने प्रस्तुत किया। भाभी भाई चेंग ने आज उन दोनों के साथ समय बिताने का वादा किया है। शेन युआन ने उधर देखकर कहा, तुम दोनों भी साथ हो? हम दोनों, हमारी अभी अभी मुलाकात हुई है, इसलिए आपकी भाभी आपको डिनर पर ले जा रही हैं। ज्यादा लोगों के साथ यह और भी मजेदार होगा। शेन युआन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उनके साथ अच्छे संबंध बनाने और दोस्ती करने के लिए बहुत उत्सुकता दिखाई, जिससे किसी के लिए भी उसे मना करना असंभव हो गया। फिर मैंने उसे कुछ और कहते हुए सुना, आप दोनों अपनी बहन और बहनोई से ज्यादा परिचित नहीं हैं, है ना? लेकिन मेरी कार में 2 सीटें हैं, इसलिए आपके लिए उनके साथ यात्रा करना उचित नहीं होगा। हाँ, तो शायद हमें साथ नहीं रहना चाहिए, गु चेंग ने बीच में कहा। दुर्भाग्यवश शेन युआन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने सीधे लिu यू को स्पोर्ट्स कार की चाबी सौंप दी। लिन बेई और दूसरे व्यक्ति ने इसे सौंप दिया। तुम दोनों मेरी कार क्यों नहीं चला लेते? कहते हैं कि पुरुषों में लग्जरी कारों की चाहत जन्मजात होती है। चमकीली लाल रंग की कार की चाबियों को देखकर वे उसे चलाने की इच्छा को रोक नहीं पाए, लेकिन उसने झट से हाथ हिलाकर इनकार कर दिया। नहीं भाभी, हमें गाड़ी चलाना नहीं आता। अगर टक्कर लग जाए या खरोंच आ जाए तो क्या होगा? शेन युआन ने उदारतापूर्वक मुस्कुराया। कोई बात नहीं, धीरे चलाओ। जब तक सब सुरक्षित है तब तक ठीक है। अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो इसका खर्च तुम्हारी भाभी को उठाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह।